फर्क नहीं पड़ता आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, हाँ आपको कितना कॉन्फिडेंस है उस टॉपिक पे, इससे फर्क पड़ता है कि बनना चाहिए। अब है कि ये मेरा डाउट सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए पूछना पड़ेगा। एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, टॉपिक का नाम नहीं देखना है, एक एक हाँ लाइन, एक एक एक्शन उसको समझना है, सोचना है कि वो किस टॉपिक का हो सकता है। तो लोगों को रियलाइज होता नहीं है, लेकिन हाँ। काफी ज्यादा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो वही कवर करना चाहिए। तुम्हारी फाइनल रैंक आएगी वो उस 3 घंटे मेंस के या 6 घंटे एडवांस के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। और उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी है किसी की, वो किस फॉर्म में होती है। तो वही है कि फॉर्मूले सारे टिप्स पे होने चाहिए, अब लोगों को लगता है हम डिराइव कर लेंगे। बजाय पीयर प्रेशर में आने की जगह यू हैव टू कम्पीट विद योरसेल्फ कि क्वेश्चन हाँ पढ़ के फील आ जानी चाहिए कि ये नहीं हो पाएगा, आगे हाँ। बढ़ो। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। So hey guys, this is अथर चौक से सेकेंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर। चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। अब यार वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहूँगा कि ये ऑफ स्क्रिप्ट विद AC में मैंने ये कोशिश करी है कि जो मैं इंटरव्यू लूँ दैट शुड नॉट लुक आर्टिफिशियल, ऑल राइट, बनावटी नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि ये वीडियो डेफिनेटली बड़ा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं चाहता अगर तो 10-15 मिनट का इंटरव्यू ले लेता या इसमें बहुत सारे एडिट्स लगा देता, बट यू नो वेरी वेल कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। और ये काफ़ी इंसाइटफुल टॉक है यार, जिसमें लिटरली सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट तुम्हारे जो डाउट्स हो सकते हैं वो सब हमने डिस्कस किया। और फिर भी अगर तुम कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहो तो यू कैन यूज़ द टाइम स्टैम्प्स, ऑल राइट। तो मैं नहीं चाहता था यार कि इस वीडियो की चीज़ खराब हो, प्लीज। सो एंजॉय द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। Guys, today on our channel we have with us Nikhil Tudaha. I met Nikhil at IIT KGP only, and we have shared the same hall, same section, even one organization also we have worked together for. ओके सो पहले भी चाहे जैसे कैंपस में भी हॉल के नीचे एक नेस्कैफे वाले दादा हैं, उनकी शॉप में भी हो जाए या और कॉलेज में और कहीं भी हमने कई बार जेई का स्टफ डिस्कस किया है। तो टुडे आई ब्रॉट हिम ऑन आवर चैनल और काफी इच्छा थी कि उससे बातें की जाए बहुत सारी, है ना निखिल? हाँ, सो वेलकम भाई, और एक शॉर्ट और स्वीट इंट्रो चाहूंगा मैं, तुम हमारी जनता को दे दो। हे एवरीवन, आई एम निखिल टोडाहा और मैं आईआईटी खड़गपुर से बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। और आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वीडियो के लिए। एक बार जो मैसिव रैंक तूने अचीव करी थी जेई 19 और 19 में, वो एक बार बता दे तो जनता का वैसे ही जोश बढ़ जाएगा काफी। हाँ, तो मेरी जेई मेंस में 78 आई थी ऑल इंडिया रैंक, और एडवांस में 283। अमेजिंग। तो ये है। अब यार वी हैव डिसाइडेड कि मी एंड निखिल बोथ हैव डिसाइडेड कि ये इंटरव्यू कोई आर्टिफिशियल नहीं लगे, मतलब बनावटी नहीं लगना चाहिए। ऑल राइट, सो वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और काफी सारे एस्पेक्ट्स जेई प्रिपरेशन के डिस्कस करेंगे जो पॉसिबली हर एक डाउट किसी एस्पिरेंट के दिमाग में आ सकता है। तो जेई 21 और 22 वालों के लिए तो ये वीडियो बेसिकली एक लॉटरी जैसी है कि एक जेई टॉपर से उनको इतनी अच्छी टिप्स मिलेगी। ऑल राइट, सो बट जो तुम इस वीडियो में देखने वाले हो तो यू विल बी सीइंग लाइक फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग द टॉपिक्स। ओके, सो एज आई सेड मैं और निखिल काफी अच्छे दोस्त रहे हैं कॉलेज में, सो एक वो पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको देखने के लिए मिलेगा ये वीडियो। ओके, तो आई रियली वांट दैट कि जो रॉनेस होनी चाहिए किसी चीज में, वो इस इंटरव्यू में मिलेगी और तुम अपने आप से रिलेट कर पाओगे ये सारी चीजें। ऑल राइट, so welcome to the channel Nikhil once again, and thanks for giving your time to our जनता। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इंटरव्यू के लिए, तो शुरू करते हैं फिर। या शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे तुमने मुझे बताया था कि यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोटा राइट फॉर जेई। या तो कोटा जाना कैसे हुआ, और तुम जबलपुर के रहने वाले हो राइट? कटनी जबलपुर के पास ही है, हाँ, तो जबलपुर वहां मान से ले। कोटा का सफर कैसा रहा, और उस कोटा मतलब क्यों जाना पड़ा, तुमको क्या लगता है व्हाई यू चोज कोटा फर्स्ट ऑफ ऑल? वैसे मतलब फैमिली टाइप का है ये कि मेरे दो कजन्स पहले भी कोटा से पढ़ के जा चुके हैं, और ओके, दोनों आईआईटी खड़गपुर में ही एडमिशन लिए, तो पेरेंट्स बोले कि मतलब मेरे को भी शौक था आईआईटी में जाने का,
तो हाँ। वही बेस्ट तो कोटा ही होता है, तो चले गया उधर फिर, है ना। ऐसा कुछ कि कब डिसाइड किया कि 10th में मतलब 11 से कोटा ज्वाइन किया, तो 10th में किस फेज में तुमको आइडिया हो गया था कि यार मुझे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है? मैंने मतलब बहुत पहले से ही सोच रखा था। जैसे जो मेरे सबसे बड़े कजिन थे, जो हाँ। 2012 में उनका एडमिशन हुआ, तो वो कभी ओके। आते थे, वही मतलब दिखाते थे कितना सही कैंपस वगैरह है और बताते थे कितने मजे आते हैं, तो इसी से मेरा मन हो गया था जाने का। और फिर हाँ। एक और कजिन का भी हो गया, तो मतलब लगा कि अब हम भी जाते हैं। तो मतलब डिसाइड तो 8th 9th में ही कर लिया था कि प्रिपेयर तो करना ही है। हाँ। हाँ। 10th के बीच में सोच लिया कि अब जाना ही है, फिर मन बना लिया था 10th में ही, बीच में ही तो 10th। मतलब ये एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन था कि घर में ऑलरेडी 2 आईआईटियंस थे, तो उससे मोटिवेशन मिला, राइट? हाँ हाँ, वैसे 3, अच्छा। एक कानपुर में भी है। ओके ओके, ग्रेट। तो फिर उसके बाद जैसे अब पीछे की तरफ गए, तो मैं सोच रहा हूँ पहले पीछे का ही और डीप में जाने की कोशिश करते हैं। तो जो 8th 9th और 10th थी, जब तूने सोच लिया था कि अब मुझे आईआईटी करना है, तो उस टाइम क्या, जैसे अब स्कूल के एग्जाम्स में फिर उसे काफी ऊपर लेवल का ही पढ़ना स्टार्ट किया होगा उस टाइम पे भी, नहीं कि मतलब मैं स्कूल और नॉर्मल फिर? हाँ। कि जो कुछ खास मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, बस मन था ऐसे जाने का। होता है ना, रिपोर्ट कार्ड के पीछे लिखना होता है कि तुमको हाँ। क्या करना है, बस उतना ही मोटिवेशन था, ज्यादा पढ़ने का मोटिवेशन नहीं था तब। तो बस ये था करना है, लेकिन स्टार्ट नहीं करा तब। जैसे सब नॉर्मल स्कूल के बच्चे होते हैं ना, हाँ। वैसे ही था मैं भी, कुछ स्टार्ट नहीं करा पहले से पढ़ना। तो बेसिकली मतलब फुल फ्लेजेडली तो 11 से ही स्टार्ट किया था पढ़ना कोटा जाके। 11 से ही, हाँ हाँ, 11 से, उसके पहले ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। और एक चीज ये मेरे को पूछना है कि 10th से पहले ओलंपियाड्स और जो एनटीएससी होती है 10th में, इस पे फोकस रहा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग फेज ऑफ नहीं, योर एनटीएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन? अप्लाई नहीं किया था मैंने, मतलब हम्म। उसमें काफी कुछ पढ़ना होता है, मतलब सोशल साइंस वगैरह, उसमें इंटरेस्ट नहीं था मेरा ज्यादा। तो हाँ। फिर अप्लाई नहीं किया इन सब के लिए। ओलंपियाड्स वगैरह दिए थे थोड़े बहुत, हाँ। हाँ। तो उसमें ठीक परफॉर्मेंस कुछ इतना खास भी नहीं था, लेकिन दिया था ओलंपियाड्स तो। ओके। तो अगर एक ये चीज मतलब इससे मैं ड्रॉ आउट कर सकता हूँ कि कई सारे बच्चे जो ये सोचते हैं कि वो जो जेई क्रैक करते हैं और टॉपर जो होते हैं वो 6 7 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जेई का, ये कर देते हैं, मतलब वो नेसेसरी नहीं है। एम आई राइट ऑन दिस? हाँ मतलब सब जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों का होता है गॉड गिफ्ट कि वो 6 7 से ही कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं कर रखा है 10 तक भी, तब भी कोई नहीं है, कोई भी कर सकता है ये। तो उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। मतलब कर सकते हो, हाँ, सही एवरेज सही। स्टूडेंट। मचाया मचाया। फिर उसके बाद अब कोटा वाली लाइफ पे आ जाते हैं। एक स्मॉल टाउन बॉय कोटा जाता है, इतनी सारी भीड़ देखता है। मतलब मैं वो जो उस सिचुएशन में हो गए, तो क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन इंदौर में ही करी थी, तो आई वॉज एट होम ओनली, है ना। और इंदौर में उतनी ज्यादा अभी भीड़ नहीं है जितनी कोटा में, डेफिनेटली कोटा से ज्यादा तो कहीं है ही नहीं। तो इतनी सारी भीड़ देख के, और हॉस्टल में ही रहोगे डेफिनेटली? हॉस्टल में था, हाँ। हाँ, तो इतनी भीड़ देख के क्या फर्स्ट इम्प्रेशन था, और ऐसी घबराहट हुई थी शुरू में कि अब मैं 2 साल यहीं रहने वाला हूँ? तो उस समय का माइंडसेट मेरे को निकल कर जानना है। ऐसे घबराहट तो नहीं थी, बस मतलब घर की याद आती थी थोड़ी बहुत। घबराहट नहीं थी, हाँ। इतना तो एक्सपेक्ट कि काफी बच्चे होंगे। और हाँ। कंपटीशन लगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि अभी तो मतलब कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो अभी से क्या हाँ। डरने का फायदा, बस अच्छे से पढ़ना है और फिर अपने हाँ। आप रिजल्ट आएगा। तो डर डर की कोई बात नहीं थी। हाँ, बच्चे काफी थे, थोड़ा ओवरवेल्म तो हुआ था उसके कारण, हाँ। लेकिन कि अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा फिर देखेंगे। तो मतलब ये फीलिंग नहीं आना चाहिए किसी में भी कि यार इतने सारे बच्चे एग्जाम को हाँ देख रहे हैं, हमें सिर्फ अपना देखना है और अपना बेस्ट देना है, राइट? हाँ, क्योंकि उधर क्या होता है ना, जब हम्म। बोर्ड एग्जाम खत्म हुए तो हाँ। 1 2 महीने के टाइम कुछ बच्चे पढ़ के आ जाते हैं। अब हाँ। क्लास में कोई बैठा है तो उसको लगेगा कि इस बंदे को बहुत कुछ आता है जो आंसर दे रहा है, लेकिन हाँ। वो सच्चाई कुछ भी नहीं होती। उसके पास सिर्फ 15 दिन का हेड स्टार्ट होता है, उसने फर्स्ट हाँ। चैप्टर बहुत सही। एनसीईआरटी से पढ़ रखा है ना। तो हाँ। इस बात से डीमोटिवेट नहीं होना है कि कौन बच्चा पहले आंसर निकाल रहा है क्लास में, उससे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता।
लॉन्ग रन में सब बराबर ही होता है, कुछ हेड स्टार्ट का कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सही, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आया। फिर उसके बाद ठीक है, अब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, 11th की जर्नी स्टार्ट हुई। एक मुझे ये जानना था कि बैचेस का बहुत सीन होता है कि टॉपर्स विल बी इन अ डिफरेंट बैच और बाकी बच्चे नॉर्मल बैचेस में, तो ये कुछ सीन रहा तुम्हारे साथ शुरू से? मैं शुरू में बिल्कुल मीडियोकर बैच में था, तो उससे कुछ ऐसा हाँ खास नहीं था मतलब। लेकिन हाँ वो जो बैच का जो लोग बोलते हैं वो काफी गलत ही होता है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं उधर। हाँ बैच सिर्फ डिवाइडेड इसलिए होता है कि आप अपने जो जिनका मतलब सेम कैलिबर है उनके साथ रहो, लेकिन जो पढ़ाने का मटेरियल है वो सब हाँ सेम रहता है। बैच इसलिए है कि अब कोई बच्चा है उसको सिर्फ एक डाउट आ रहा है, और कोई हाँ बच्चे है उसको 10 डाउट आ रहा है। डाउट आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ वही है कि जिसको एक डाउट आ रहा है उसको 10 क्यों सुनने पड़े। हाँ सिर्फ इसीलिए होता है, बाकी जो पूरी पढ़ाई है सबसे ऊपर से हाँ बैच से लेके सब हम्म नॉर्मल बैच तक हम्म, सेम टू सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता उस पर, है ना। तो इधर बैचेस का कोई फर्क नहीं है, बस वही है कि डाउट डिस्कशन वगैरह में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो, उसके लिए बस बैचेस होते हैं वो, कि जिसको जितने डाउट है वो उस बैच पे रहे, इससे सबका फायदा है, इसलिए ही हाँ, होता है वो बस। इसमें मैं एक जगह बहुत गलती कर गया था मेरी प्रिपरेशन में, अगर मैं शेयर करूँ तो बेसिकली मेरे 11th की प्रिपरेशन, मतलब मैंने एनटीएससी स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसकी वजह से एक मंथ डिले हो जाती है। ओके, तो मैं स्टार्ट किया, तो वी हैड अ सेपरेट बैच, बट उसके बाद मेरा कुछ ऐसा हो गया कि काफी क्लासेस लाइन से मिस हो गई थी, मैं बाहर चले गया था उस वजह से। फिर उसके बाद वापस आया, तो डेफिनेटली इसमें कोर्स इतना ज्यादा होता है कि स्टार्टिंग में इतना हो गया कि मैं उसको कवर अप नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया। और वहीं पे एक पॉइंट आया कि जहाँ पे मेरे को बैच, जो मैं हमेशा से सोचता था कि मैं ये बैच डिजर्व करता हूँ, और ये वो नहीं मिल पाई। ओके, तो मैं टॉप बैच में नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने ये गलती करी कि उसको एक सॉर्ट ऑफ मतलब ईगो पे ले लिया कि ये मुझे कैसे नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। उसकी जगह अगर मैं ये कोशिश करता कि नहीं यार, अब इससे धीरे धीरे उठ के ऊपर जाऊंगा, तो वो ज्यादा बेटर रहता मेरे ख्याल से। तो ये एक पॉइंट मैं जरूर हाँ, उधर रखता हूँ। कोटा में भी कई बच्चों के साथ होता है वो, कि उनको लगता है कि वो हाँ मतलब मैच में उसके ऊपर का डिजर्व करते हैं, उससे कुछ फर्क हाँ नहीं पड़ता है, पढ़ाई सब सेम ही चल रही होती है, लेकिन वो हाँ बच्चे उसके बारे में सोच सोच के मतलब टाइम वेस्ट कर देते हैं और उनका और परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाता है, तो वो उससे काफी एग्जैक्टली नुकसान होता है लोगों को। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इधर आए, फिर उसके बाद हाँ, स्टार्टिंग में जब एकदम जेई का सिलेबस सामने आता है, तो कोई न्यू बच्चा जो है उसके लिए ये लगता है कि मतलब काइनेमैटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन तक तक भी ठीक ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक जो सडन इंक्रीज होता है फिजिक्स में, मेरे ख्याल से वो रोटेशन पर ही होता है, राइट? नहीं, इधर इधर मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि हाँ जब तक रोटेशन पढ़ा है तब तक 5-6 महीने हो चुके होते हैं, हाँ तो राइज है वो मतलब बिल्कुल स्मूथ ही होता है, कि शुरू में यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर वेक्टर्स, हाँ काइनेमैटिक्स 1D, ये सब नॉर्मल होता है। फिर थोड़ा सा जब काइनेमैटिक्स 2D एनएलएम, मतलब स्मूथ राइज होता है, उतना कुछ खास नहीं। हाँ, रोटेशन हार्ड होता है, लेकिन हाँ वो बच्चे मतलब टाइम के साथ ही पिकअप करते हैं, फर्स्ट टाइम में किसी को समझ नहीं आता वो, लेकिन उससे हाँ डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, मतलब जितना ग्रास्प कर रहे हो उतना सही है। जैसे मेरे हाँ को काफी कुछ फिजिक्स नहीं समझ में आती थी, एनएलएम हाँ फ्रिक्शन, मेरा एनएलएम काफी वीक था, तो हाँ मैकेनिक्स मेरी वीक हो गई काफी। फिर लेकिन जब मैंने तब कवर अप किया जब जनवरी में खत्म हो जाते हैं उधर, हाँ फरवरी में हाँ घर आते हैं 11th हाँ के बाद, मैंने उस हम्म, टाइम काफी कवर किया, मतलब एरोडो वगैरह सॉल्व करने पहले अच्छे से पढ़ा बेसिक्स, फिर हाँ। उतना कर लिया कि फिर मेरे से एरोडोव के भी क्वेश्चंस बनने लगे थे मैकेनिक्स के। तो कभी भी आप कवर अप कर सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है कि अच्छा, छूट गया। इसी के जहाँ पे तूने मतलब एरोडोव की बात लाई, तो वहां से मैं इस पे जाना चाहूंगा कि बुक्स कौन सी सेट कर रखी थी कि मुझे इतना काम करना है 11th में स्पेसिफिकली, अभी अगर अपन बात करें तो? 11th में मतलब ऐसा होता है, जैसे कोटा में काफी मटेरियल देते हैं कोचिंग्स में, और हम्म, वो सब बुक्स होता है, तो हाँ हम लोग ज्यादा बुक्स नहीं सॉल्व करते थे, हाँ लेकिन वैसे physics में सब एक ही बुक सॉल्व करते हैं, एचसी वर्मा, सब लोग, हाँ चाहे स्कूल का बच्चा भी हो चाहे हाँ जेई टॉपर भी हो, सब एचसी हाँ। वर्मा सॉल्व करते हैं, फिजिक्स के लिए वो बहुत यूनिवर्सल है। फिर ओके। कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए रोडोव अच्छी होती है, जैसे
मैकेनिक्स के लिए कर लो, मैंने तो सिर्फ मैकेनिक्स की करी थी रोडोफ, तो हाँ वो कॉन्सेप्ट के लिए अच्छी होती है। बाकी लेकिन वो मतलब मैथ किस फेज पे करना चाहिए एरोडोफ? कई लोग ये भी गलती करते हैं कि एडवांस मटेरियल सॉल्व करने के चक्कर में शुरू से ही एरोडोफ लेके बैठ जाता है, तो रोडोफ मतलब मुझे लगता है कि रोडोफ तभी उठानी चाहिए जब आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मतलब भरोसा हो कि आप कर सकते हो। जैसे मैंने हाँ मैकेनिक्स की रोडोफ 12th स्टार्टिंग के जस्ट पहले ही करी थी, क्योंकि मतलब हाँ मेरे को तभी कॉन्फिडेंस आया मैकेनिक्स में। और हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, रोडोफ वगैरह करना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो मतलब शौक के लिए करते हैं लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे जेई प्रेप पे। जो आपके ओके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मटीरियल है ना, जो हर जगह आपको मिल जाएंगे, अन अकेडमी से भी आजकल लोग पढ़ते हैं, तो जो भी उधर कराते हैं वो में भी हाँ सेम क्वेश्चन है, बस एरोडोफ लोगों को कठिन इसलिए लगती है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं होता है, मतलब सिंबल्स के हाँ टर्म्स में होता है, तो जो हाँ उसका आंसर वो बहुत बड़े बड़े टर्म्स होते हैं उसमें, इसलिए हाँ लोगों को एरोडोफ लगती है। बाकी सेम क्वेश्चंस होते हैं जो सबको कराते हैं। हाँ तो एरोडोफ कुछ ऐसा है कि लोग बोलते हैं कठिन है, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है, लोग कर सकते हैं वो। तो वही है कि हाँ और मैथ्स के लिए बुक्स को कोई बोले तो शुरू में तो सब वही एस एल लोनी का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हॉलन नाइट की प्रैक्टिस कर, शुरू में वही बेसिक होता है, फिर उसके लेकिन बाद मतलब ये जरूरी है, मतलब एसएल लोनी और हॉलैंड नाइट ये करना जरूरी है, या सबसे पहले फोकस कोचिंग का जो मटेरियल है? मतलब मेरे को एक ऐसा फ्लो जानना चाह रहा हूँ कि मैं क्लास से टू आया, फिर उसके बाद सबसे पहला वो काम होगा जो टीचर ने कोचिंग में दिया, राइट? अब वो शीट हो सकती है, मतलब रेस बोलते हैं एलन में, तो रेस हाँ और हाँ क्विज, और दूसरी की जो मॉड्यूल है उसमें कोई हाँ बिगनर बॉक्स या एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 इसके क्वेश्चंस मार्क करा दिए। तो पहला हम्म डेफिनेटली कि मतलब पहला टारगेट यही होना चाहिए, राइट? हम्म और लेकिन फिर उसके मैंने तो हमेशा वही फॉलो किया है जो टीचर्स हाँ बोलते थे, उसके ज्यादा मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं करा कभी भी। तो हाँ जो जैसे कुछ जैसे हमारे भी कई बैचेस थे 11th में, तो हम्म, कुछ बैचेस में उनके नोटबुक में वही क्वेश्चंस लिखाते थे जो हमको ऐसे लोनी में टिक कराते थे, हाँ है ना। वही उतनी ज्यादा पूरी नहीं करनी होती, एक एक्सरसाइज होती है 50 क्वेश्चन की, से वही हाँ करनी होती, ज्यादा कुछ करना नहीं होता उसमें। तो हम्म, कई टीचर्स उसको बुक्स पे ही लिखा के होमवर्क देते हैं, कई लोग बुक से देते हैं, लेकिन जितना टीचर बोले सिर्फ उतना ही फॉलो करना होता है। मतलब मैंने तो यही सीखा है अपने 2 साल के जर्नी में, उससे ज्यादा मैंने हाँ कभी नहीं करा। कब हाँ इनफैक्ट जो वो भी पूरा नहीं करा, लेकिन हाँ उसके बिना भी हो जाता है, मतलब काफी कुछ होता है। तो जितना टीचर जो बोल रहा है उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे ओपिनियन में तो। ओके ऑलराइट। तो मतलब टीचर पे डेफिनेटली पूरा फेथ होना चाहिए, है ना? हाँ पूरे पूरा 2 साल की हंड्रेड प्रिपरेशन में। परसेंट फेथ 100% फेथ होना चाहिए टीचर पे। ग्रेट ग्रेट। फिर उसके बाद अब इस पॉइंट पे आते हैं कि एक जो टाइम टेबल वाला, अब हमने बुक्स डिस्कस कर ली और स्टार्ट का पोर्शन डिस्कस किया है, स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रिपरेशन का। ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं कि जो तेरा टाइम टेबल होता था उधर 11th में, वो किस फॉर्म में होता था? मेरा टाइम टेबल मतलब मेरी क्लासेस सुबह होती थी, तो हाँ 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक कुछ होती थी 11th में। तो हाँ 11th में वैसे उतना लोड नहीं होता है जितना 12th में होता है। हाँ तो 11th में मतलब 2 बजे आए तो खाना वाना खाया आराम से, किसी का मन हाँ है सो गया 1-2 घंटे, नहीं तो हाँ बाहर बाहर घूम ली। मतलब 5 बजे तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट होती थी हमारी 11th में, 5-6 बजे तक। फिर स्टार्ट हाँ करा तो 5-6 घंटे मिलते थे, उसमें हो जाता था लगभग कंप्लीट सब, क्योंकि 11th में उतना हाँ लोड होता नहीं। लेकिन और 12th में होता है, जैसे मेरा 12th में ये इवनिंग बैच था, तो हाँ दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ऐसा क्लास होता था। तो हम्म, फिर 12th में उतना टाइम नहीं मिलता है कि सिर्फ डिनर करो, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ बात बात किया, तो हम्म, ऐसा 10-11 बजे तक फिर पढ़ने बैठ जाओ। फिर हाँ उठो, मतलब नींद के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता, लेकिन उसके अलावा मैक्सिमम टाइम पढ़ना होता है 12th में। हाँ तो मतलब वो धीरे धीरे ही चेंज होता है, ऐसा कुछ सडन चेंज होता नहीं है उस पर, तो उसकी हाँ, चिंता करने की जरूरत आदत पड़ जाती है उस टाइम तक। लेकिन वही है कि जो समझ रही। चेंज आप, वो स्मूथ होना चाहिए, ये नहीं कि आज मेरे को मन है आज मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा, फिर एक हाँ हफ्ते कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा होना चाहिए। भले हाँ ही हाँ तीन हाँ घंटे से, लेकिन हाँ धीरे धीरे उसको 6 घंटे कर लो, भले ही 3 महीने के टाइम में भी कर रहे हो ये, लेकिन ये हाँ हाँ, चेंज स्मूथ होना चाहिए, जिससे आप फॉलो कर पाओ। तो समझ मेरा तो रही। यही कहना है
आवर्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं जितना आप मतलब फोकस होके काम करना है। घंटे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने में होमवर्क हो जाए उतने में सही होता है। अब इसी बात पे से वो जो क्वेश्चन मैं चाह रहा था, मतलब पहले से सोचा था मैंने, पूछना है कि एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आई गेस यहाँ पे सबको उसका आंसर मिल चुका है कि घंटे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारा कितना काम है और उसे कंप्लीट करना है। अब वो चाहे 3 जितना घंटे हो में हो जाए चाहे 6 घंटे में हो जाए, राइट? हाँ हाँ। है ना? काम लेकिन ऐसा फोकस रहना है। सोच सकते हैं कि 11th के शुरू में 4 घंटे में काम हो जाता है, हाँ फिर 11th एंड होते होते वो 6-7 तक पहुंच जाता है, हाँ हाँ फिर एंड होते होते वो 8-9 तक भी पहुंच जाता है। धीरे धीरे हाँ चेंज होता है, हाँ लेकिन बढ़ जाते हैं, ऐसा होता हाँ। है। और एक इधर फिर ये पॉइंट भी आ गया कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि 2 घंटे पढ़ना चाहिए, उस पढ़ने का भी आर में मतलब इतना मिनिमम तो काम है ही सही कि इसके लिए इतना टाइम लगेगा, राइट? हाँ तो ऐसा हाँ। नहीं है कि बिल्कुल ही अंधाधुंध में तो आधे घंटे में पूरी मैंने सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर ली, ऐसा भी नहीं होता है ना? तो वो ये बहुत एक कम पॉइंट बच्चे बहुत अच्छा होते हो हैं, गया। हाँ गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ लोग, वो 2-3 घंटे में कर लेते हैं। मेरे बैच में भी थे। यार, तो मैं जब टॉप AIR 100 वाले से बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसके ऊपर कुछ होना चाहिए। मोरलेस सभी इस जगह तो सेम ही होंगे। नहीं, रिजल्ट के मामले में सेम है, इनपुट के मामले में सेम सेम नहीं है। हाँ मतलब कुछ लोग होते हैं, सबको मिलते हैं जिंदगी में कि जो हाँ काम आप 5 घंटे में कर रहे हो सामने वाला बंदा 1 घंटे में कर सकता है। तो हाँ वैसे लोगों से ओवर नहीं होना है, बस हाँ उनसे हाँ हाँ बात लो, है ना? हाँ। बस वही है, लेकिन होते हैं ऐसे लोग, हर जगह मिलेंगे। इसी और इसी बात पे से मैं ये पूछता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि पहले बात हुई थी भीड़ की, अब बात हुई है कि जैसे निखिल 11th में धीरे धीरे आगे आ रहा है एंड अभी के लिए वो अच्छी बैच में है, राइट? चल बैच की बात नहीं करते, जैसे तूने बोला कि हाँ वहाँ बैचेस का उतना सिस्टम नहीं होता है, राइट? तो लेकिन उस जो सराउंडिंग में भी कोटा में इतने सारे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना होगा। हाँ, लेकिन उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है जितना लोग सोचते हैं। जैसे हाँ मेरे क्लास के बच्चों की बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक आई है, 4 लोग टॉप 100 में आए थे। तो हाँ मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त था, और हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मेरे को इससे ज्यादा मार्क्स लाने, मेरे को इससे ज्यादा लाने। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, हाँ कभी भी नहीं। मतलब हम 2 साल एक साथ पढ़े, एक बार हम्म भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे को इससे ज्यादा लाना है। बस हम पूछते थे कि भाई कैसे करता है, ऐसा ऐसा। आज भी सब लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, जितने दोस्त थे मेरे। हाँ तो हमने ऐसा कभी कंपटीशन लिया नहीं। मतलब ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट होता है उधर। मेरे को तो लगता है मतलब आईआईटी से हम्म। अच्छा एनवायरनमेंट कोटा का लगा मेरे को तो अभी तक। कि सांप नहीं कोटा में, होते, कोटा में सांप नहीं होते। हाँ, सांप नहीं होता कोटा में। हाँ हाँ। तो हाँ, मतलब इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बजाय पीयर प्रेशर में आने की जगह यू हैव टू compete विद योरसेल्फ। कि मेरे जैसे टेस्ट का एग्जांपल है, तो मेरी पर्सनली टेस्ट में इतनी रैंक आई थी, जैसे लेट से 50 रैंक आई आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, और कोई मेरे दोस्त की 20-25 आई। तो ये मैं देखने की बजाय कि उसके 25 से क्या होगा, और वो सोचने की बजाय मैं ये देखूं कि मेरी 50 से कहाँ तक इम्प्रूव हो सकती है, राइट? हाँ, मेन वही है, खुद से कंपटीशन करना है। मतलब ये सोचना है कि जितना मैं कर सकता था इस टेस्ट पे, उतना मैंने किया कि नहीं। फिर हाँ, उसके बाद इम्प्रूवमेंट सोचना है। मतलब खुद से ही कंपटीशन होना चाहिए हमेशा, ऐसा मैं बोलूंगा। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैं रखना चाह रहा था इधर। हाँ, फिर उसके बाद मतलब जो तूने बताया कि 4 घंटे 4-5 घंटे के अराउंड में 11th का सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता था। तो उसमें वही रहता था कि क्लास से आके एक बार क्लास नोट्स रिवाइज कर लिए, और फिर उसके बाद जो काम दिया था बेसिकली वो कंप्लीट कर लिया। हाँ हाँ, तो नोट्स कराया, उसको रिवाइज करिए जितने इलस्ट्रेशंस करे थे। फिर उसके हाँ बाद जो डाउट्स डिस्कस हुए, उनको एक बार हाँ ट्राई कर लिया कि बन रहा है कि नहीं। डाउट्स के लिए हाँ ये है कि अगर आपसे खुद से नहीं बन रहा है, फिर से हाँ पूछो। हाँ उधर मतलब कई बच्चों को लगता है क्लास में कुछ नहीं बोलते। मैं भी कुछ नहीं बोलता ना, मैं कोटा में कुछ क्लास में बोला ना, हाँ मैं केजीबी कुछ नहीं बोलता मैं। लेकिन हाँ डाउट दोस्तों से पूछ लो, सर हाँ से बाहर डाउट काउंटर पे पूछ लो। लेकिन मैं हमेशा हम्म, डाउट्स क्लियर करता था अपने, भले ही क्लास में कुछ हाँ नहीं बोलता था। वैसे हाँ क्लास में मतलब सर्स बहुत अच्छे होते हैं उधर, सब बता देते, कोई डांटता नहीं है।
कि इतना बेसिक डाउट क्यों पूछ रहे हो। मैक्सिमम वो ये बोलते हैं कि ये काफी बेसिक है तो मैं तुमको क्लास के बाद बता दूंगा। इससे बुरा हाँ कुछ नहीं होता उधर, कोई ऐसा नहीं मतलब बोलता कि ये डाउट क्यों है। हम्म, या उधर सब की नहीं भी अप्रिशिएट बात करें तो हाँ एग्जैक्टली इस जगह कोटा की नहीं भी बात करें तो मतलब सारे टीचर इतने तो अंडरस्टैंडिंग सारे होते हैं टीचर्स ऐसे ही होते हैं। है ना। हाँ तो कोई मतलब कहीं से भी करे तो इतना तो है कि ये मेरा डाउट सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछना बोलना होता है। और हाँ अब कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में काफी कुछ कवर करना है और आपका हम्म, डाउट अगर ज्यादा बेसिक है तो टीचर वो क्लास में नहीं कवर कर सकता, लेकिन वो हाँ बाहर जरूर बता देता है। तो हाँ ये मतलब खुद से भी सोचना चाहिए कि मैं बाहर भी पूछ लूँ तो भी सही रहेगा, मतलब अपने डाउट्स क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए जैसा भी करना हो। ठीक है। अब इधर से मैं दूसरी जगह मतलब इसको आगे करेंगे कंटिन्यू फ्लो को, लेकिन इधर से एक दूसरा टॉपिक मेरे को लग रहा है वो इधर ही टच करना चाहिए। वो है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अभी मैंने भी अपने टाइम पे ऑफलाइन ही करी और तूने कोटा से ऑफलाइन करी। लेकिन अभी ये जो हम सबको मालूम है जिसके चक्रव्यूह में हम के कॉलेज स्टूडेंट में भी फंस चुके हैं अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अभी बहुत ज्यादा मतलब सही नहीं है ये। ऑनलाइन को ऑफलाइन से मेरे हिसाब से एटलीस्ट कॉलेज के लिए तो नहीं कंपेयर किया जा सकता, मगर जो जेई प्रिपरेशन है उसमें कई सारे एडवांटेजेस भी हैं डेफिनेटली, और काफी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो तू कैसे देखता है ऑनलाइन स्टडीज को जेई प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम्म, क्लासरूम में सिर्फ हम 2-3 घंटे रहते हैं और घर में हम 7-8 घंटे पढ़ते हैं। तो हाँ बस फर्क यही है कि जो क्लास में लाइव डाउट आया वो आप हाँ पूछ सकते हो, हाँ लेकिन अगर आप थोड़ा तो डिसएडवांटेज है इस पे, कोई वो बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ बड़ी बात नहीं है। मतलब जो आपको छोटा सा डाउट है आप गूगल भी कर सकते हो, टीचर हाँ को भी हाँ पूछ सकते हो। वैसे होता है ज्यादातर क्लास में एक चैट बॉक्स का ऑप्शन होता है, उसमें बच्चे पूछ सकते हैं। तो ज्यादा हाँ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो टाइम होता है वो हम सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हाँ हाँ उतना ज्यादा impact नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। लेकिन वो कवर कर सकते हो, उससे कुछ ज्यादा खास नुकसान नहीं होता। हाँ मतलब उसको ऐसा वो नहीं बनाना चाहिए कि ये हमारे फेवर में नहीं है। उल्टा इसके जो हम्म। बेनिफिट्स है उसको इनकॉर्पोरेट करके अपनी स्टडीज में वो वैसा सोचना चाहिए, मतलब नेगेटिव उसको नहीं लेना चाहिए, हाँ, राइट? है ना। और ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि फ्लेक्सिबल आवर्स हमारे पास, जब हमारा मन करे तब पढ़ सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज है ही, है ना। हाँ वो डेफिनेटली है। तो अब इस बात पे से ठीक है, हमने काफी सारी बात करी 11th की प्रिपरेशन की। अच्छी बातें ही थी उसमें मोस्टली, कि ऐसे मतलब एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चैलेंजेस लगे थे को इस फेज ऑफ प्रिपरेशन में वो क्या थे? एक तो डिस्ट्रैक्शन, अब जैसे इतने सारे बच्चे तो एक हॉस्टल लाइफ में वो डिस्ट्रैक्शन का स्कोप रहता है डेफिनेटली, घर से इतनी दूर रह रहे हैं। फिर उसके बाद मोबाइल सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन होता है, और मतलब काफी सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन फेस कर सकता है कोई स्टूडेंट इस फेज, मतलब इस टाइप के काफी सारे डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं। तो उसको कैसे कोप अप किया और क्या वो चैलेंजेस थे तेरे सामने? पहले तो ये मोबाइल और सोशल मीडिया का नहीं था मेरे सामने, हम्म, क्योंकि मैं फोन नहीं ले गया था कोटा, मतलब बेसिक फोन था बिल्कुल। तो हाँ स्मार्टफोन नहीं था, और स्मार्टफोन रखना भी नहीं चाहिए, उसका बहुत मतलब कई बच्चों को आदत होती है स्मार्टफोन की, तो वो हाँ लोग कंट्रोल कर लेते, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे को स्मार्टफोन दोगे मैं पूरे दिन गेम खेलूंगा, तो हाँ आदत होती है। तो वो लोग हाँ रख लेते हैं, जैसे मेरे कई दोस्तों के पास था, और वो लोग हाँ अच्छे से यूज भी करते हैं, कुछ डाउट ऑनलाइन वगैरह लगाया, हाँ मतलब गूगल कर लिया। लेकिन मैं मेरे को मतलब उतना आदत नहीं था स्मार्टफोन का, तो मेरे पास हाँ फोन नहीं था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, हाँ क्योंकि मैक्सिमम क्या करना है, गाने सुनना है, तो वो भी हो ही जाता है नॉर्मल फोन पे। हाँ और फेसबुक सिर्फ लोग बोलते हैं कि डाउट के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन वो होता कुछ नहीं है, मतलब सब टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें। तो अच्छा, लेकिन मैं ये कहूंगा, ऑनलाइन इस सिनेरियो टाइम देखें उसका तो अब क्या। ऑनलाइन के लिए, अब ऑनलाइन जैसे देखें ऑनलाइन वाला सिनेरियो देखें तो उसके लिए तो जरूरी है डिजिटली आपको एबल्ड होना।
हाँ, लेकिन उसके लिए फिर हमें सोशल मीडिया का मतलब यूज नहीं करना चाहिए, अकाउंट नहीं होना चाहिए उस पे, अगर इस टाइम पे हाँ देख रहे हैं तो। मतलब हाँ सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जैसे हाँ मैं भी थोड़ा बहुत देखता था दोस्तों के फोन से, लेकिन हाँ मतलब ऐसा नहीं कि पूरा वही हो गया, एडिक्शन नहीं था कुछ। जैसे हाँ कभी मतलब दोस्तों के साथ तो रहते ही थे हम, कोटा की हॉस्टल लाइफ मेरे को बेटर लगी आईआईटी से। तो हाँ हम सब उधर साथ रहते थे, तो हम्म कई सीरीज देखी है कोटा में, लेकिन उतना नहीं कि बिंज नहीं करते थे। एक वीक में कभी ऐसा दोपहर में बैठे संडे के दिन कुछ काम नहीं है जैसे, तो हाँ देख लिया 1 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरी रात बैठ के देख रहे हैं। मतलब हम्म कंट्रोल करना चाहिए ये सब चीजें, थोड़ा बहुत सबका मन करता है। जैसे आईपीएल मैं देखता था, रोज 1 घंटे करीब देखता था आईपीएल। मतलब उतना तो लेकिन थोड़ा पोर्शन रिफ्रेश करने के लिए भी माइंड को जरूरी है, राइट? हाँ, माइंड तो ऐसा भी रिफ्रेश नहीं कि करना एकदम, जरूरी है, हाँ क्योंकि पूरे दिन नहीं पढ़ सकता। मतलब मैं हाँ तो नहीं पढ़ पाता, जितना हम्म पढ़ो उसका मतलब थोड़ा रिफ्रेशमेंट जरूरी होता ही है, हाँ इसलिए। तो थोड़ा हाँ बहुत डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन वो खुद से फिर देखना चाहिए कौन आपका असली दोस्त है। कई लोग होते हैं वो मतलब कोटा में बहुत सारे, बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मतलब सिर्फ मजे करते हैं, कुछ नहीं पढ़ते वो। तो हाँ उनसे चाहिए वैसे लोगों से, वो पता हाँ चल जाता है सब कुछ में कि कौन आपका अच्छा दोस्त है, कौन सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है ना। हाँ तो वैसा होता है हॉस्टल लाइफ में, वो हर जगह होता है। तो हाँ खुद से चूज करना चाहिए इनके साथ रहना है, इनके साथ नहीं। तो वो हाँ बात तो है ही। डिस्ट्रैक्शंस वैसे यही होते हैं कि सोशल मीडिया का हो गया, हाँ फिर लोग मतलब दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने लग गए पढ़ाई की जगह। तो अपना फ्रेंड हाँ सर्कल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसके साथ फ्रेंड्स हो, वो हाँ कितना डेडिकेटेड हो। एक दूसरे को मोटिवेट भी करना चाहिए। हम्म जैसे मेरे कई दोस्त इस बार अभी दे रहे हैं एडवांस, संडे को देंगे, तो हाँ मैं मतलब पूरे टच में रहा। कभी भी हाँ मतलब उनको रहता है कि थोड़ा मोटिवेशन नहीं होता, तो वो हाँ मेरे को फोन कर, कभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उनको फोन करता हूँ। मतलब सबसे ज्यादा बात मेरी कोटा के दोस्तों से ही होती है। ऐसे लोग हाँ बोलते हैं ना कोटा में दोस्त बनाने नहीं जा रहे हो, मेरे तो सबसे अच्छे दोस्त कोटा में ही है अभी तक। तो हाँ, काफी अच्छी दोस्ती है मेरी कोटा वालों से। बहुत सही। वो एक जो 2 साल की ये जो जेई की प्रिपरेशन है उसका डेफिनेटली पूरा एनवायरनमेंट के साथ जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना, वो आगे तक तो चलता है। मतलब मुझे पर्सनली भी अभी भी याद है कि कैसा क्या था। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है लाइफ का, है ना। अब अपन आते हैं जेई मेंस वर्सेस जेई एडवांस। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा शुरू से ऐसा था, नॉर्मली हर ही एस्पिरेंट का होता है कि यार आईआईटी जाना है और ऐसा करना है वैसा करना है। तो मैं पर्सनली अगर अपने प्रिपरेशन देखे जाऊं तो मैंने मेंस को उतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं कभी भी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा था कि मैं एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और वो जेईई एडवांस, क्योंकि उसी के थ्रू मेरे को आईआईटी मिलने वाला है। ठीक है, तो एक ये बात थी। तो अब मुझे ये पूछना है कि जेईई मेन और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया तूने, और क्या तेरे को हाँ, डिफरेंस लगा कि ये इस पॉइंट पे ये डिफरेंस आ रहा है, और कब ये लगा कि या ऐसा था कि पहले मेंस पढ़ता हूँ फिर एडवांस पढ़ता हूँ, दोनों पैरेलली पढ़ता हूँ, तो उसके बारे में हमको पे थोड़ी रोशनी डालिए। हाँ। तो बेसिकली क्या होता है, मेंस और सिलेबस का एडवांस काफी ज्यादा मतलब सिलेबस काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है ना। हाँ तो कुछ अलग अलग नहीं पढ़ना होता उसमें। जैसे मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो 12th के ही पार्ट में है, कि ज्यादातर जो डिफरेंस है वो सिर्फ 12th में हाँ, ही है, 11th सेम ही होता है। उल्टा तो मेंस पे ज्यादा है टॉपिक्स थोड़े। हाँ, मेंस में थोड़ा टॉपिक ज्यादा है, लेकिन जो हाँ एक्स्ट्रा पार्ट है मेंस में वो मैक्सिमम 12th में कवर होता है। तो हाँ 11th सब स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज पढ़ते हैं जे हम्म एडवांस के लिए। मेंस हाँ का इफेक्ट है जब जो कुछ टॉपिक है सिर्फ मेंस के लिए ही है, जब से वो हम्म पढ़ाना चालू करते हैं, तो उधर थोड़ा फर्क पड़ता है मेंस और एडवांस में। बाकी जो हम्म, टॉपिक ओवरलैपिंग है मेंस एडवांस में, हाँ बेसिक डिफरेंस कि एडवांस में थोड़ा डेप्थ होता है ज्यादा हाँ सब्जेक्ट का। हाँ में मतलब नॉर्मल जो सुपरफिशियल लेवल पे ही पूछते हैं, तो फॉर्मूले वगैरह याद कर लो, बेसिक हाँ चीजों से हो जाता है। एडवांस में मतलब हर फॉर्मूले का डेरिवेशन ये सब का आइडिया होना चाहिए, तभी आप हाँ वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो फर्क जो होता है डेप्थ में ही होता है। और हम्म अगर किसी का टारगेट आईआईटी जाना है तो वो उसको हाँ डेप्थ में ही सब होगा, तो उसका मेंस और एडवांस सब कवर हो जाते हैं। जो हाँ डिफरेंस है मेंस और एडवांस में
वो बेसिकली तब आता है कि जब मेंस पास आ रहा होता है, क्योंकि मेंस और एडवांस में प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो पेपर सॉल्विंग का स्ट्रेटेजी अलग होता है। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये से भी होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा, ये सेंस होना चाहिए अंदर कि ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है ना, यही आंसर होगा। एक डिवीजन डेवलप हो जाते हैं। मेंस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक आंसर दिख जाता है उसमें, मतलब मेंस में थोड़ा तुक्के भी मारने पड़ते हैं काफी, मैंने भी तुक्के मारे हैं, काफी तुक्के मारने पड़ते हैं मेंस में। मतलब तुक्के ऐसे नहीं कि ऑप्शन 1 मार दो, मतलब जो स्मार्ट वर्क करना है बेसिकली ना। नहीं करो क्वेश्चन को, थोड़ा बैकवर्ड करो, या सोचो कि आंसर का रेंज ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसमें यही बैठ रहा है। तो स्मार्ट वर्क मेंस में ज्यादा लगता है कि उतना लंबा सॉल्व नहीं करना होता, कुछ ट्रिक होती है क्वेश्चन में। तो वो जो अप्रोच है वो डेवलप करना होता है मेंस के 2-3 महीने पहले से, वो स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता था कि सितंबर तक कोर्स खत्म हो गया था, क्योंकि हमारे साल ही जैन में मेंस होना चालू हुआ। तो सितंबर तक सिलेबस खत्म हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए, मतलब जैसे पढ़ते हैं उसी अप्रोच से पढ़ाई करी। तो उससे स्पीड में काफी इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जो बच्चा एडवांस के लिए पढ़ाई कर रहा है उसको हमेशा मेंस लेंदी लगता है। तो टाइम में स्पीड भी बढ़ानी है और साथ में एक्यूरेसी कम भी नहीं होनी चाहिए। तो वो बैलेंस होने के लिए उस अप्रोच से काफी प्रैक्टिस करनी होती है। तो मेन डिफरेंस वही आता है मेंस और एडवांस का, कि जो माइंडसेट होता है पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, तो वो डेवलप करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप एडवांस के लिए पढ़ रहे थे, फिर एक दिन आपने मेंस का पेपर दिया, फिर अगले दिन से एडवांस के लिए, उससे नहीं होता है। थोड़ा टाइम चाहिए होता है स्विच के लिए, मेंस मोड से एडवांस मोड के लिए। मतलब बेसिकली ये मानते हैं कि जो 11th प्रिपरेशन चल रही है वो तो आपको एडवांस पैटर्न पे ही करना, मतलब एडवांस लेवल का ही पढ़ना चाहिए। तो ये चीज तो बट ऑब्वियस है कि अगर आप एक लेवल ऊपर का पढ़ रहे हो, तो जैसे एडवांस ऊपर लेवल है, तो मेंस तो डेफिनेटली आपसे जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो तो क्लियर होगी, सही है ना। और बाकी जब मेंस पास में 11th में एक ये भी बात होती है कि पेपर काफी दूर होता है, तो पेपर की जगह पे लर्निंग पे फोकस करना चाहिए कि हमें सब समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट से फोकस करना चाहिए। फिर जब जैसे अक्टूबर नवंबर हो गया कि अगले जैन में आपका मेंस है, तो उस टाइम आपको मतलब थोड़ा कि पेपर सॉल्व करना स्मार्ट तरीके से, मार्क्स कैसे लाने, इस ज्यादा फोकस करते हैं उस टाइम, तो उसमें भी फर्क आता है। बहुत सही। अब एक चीज मैं इधर ये पूछना चाहता हूँ कि जो तूने बोला स्पीड एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती है, तो वो डेफिनेटली टेस्ट देने से ही होगा, राइट? मतलब टेस्ट उस पर्टिकुलर पैटर्न के ज्यादा से ज्यादा देना उस टाइम पे। ठीक है। अभी इधर मुझे ये पॉइंट पूछना है कि एक लिमिट होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, कि डेफिनेटली जो अपर एंड है वो तो अचीव कभी किया नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा ही सही जो आखिरी दिन तक भी छूट जाएगा, राइट? तो एक वो जो पॉइंट होता है कि यार अब इस चीज के लिए ये इनफ है, वो क्योंकि कई बार ये पूछता है ना बच्चे, जैसे अभी मेरे तो चैनल भी काफी छोटा ही है, लेकिन उस पर ही 2-3 कमेंट ऐसे आ चुके हैं कि भैया मैंने ये किताब कर ली तो मेरी 1000 रैंक आ जाएगी क्या, 500 रैंक आ जाएगी क्या, ये किताब कर ली? तो जो इनफ वाला पॉइंट है उस पे तेरा क्या ओपिनियन है? मेरा मतलब ओपिनियन यही है इसमें कि ये फर्क नहीं पड़ता आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, आपको कितना कॉन्फिडेंस है उस टॉपिक पे, इससे फर्क पड़ता है कि बनना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, उनको सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि 4 बुक भी कर ली फिर भी थोड़ा मतलब मामला ऐसे ही रहता है, अच्छा नहीं होता। तो फर्क ये है कि उससे मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी मैटर नहीं करते, मतलब एक मिनिमम होता है, उससे ज्यादा कर लिया तो हो जाता है। वो मतलब खुद से पता चलता है कि मेरे को इस टॉपिक में कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा वो। और फिर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि कभी समझ ही नहीं आते, कि जैसे सेमीकंडक्टर था, मेरे को कभी भी समझ नहीं आया, मैं उसको 10 बार पढ़ने बैठ चुका हूँ, कभी भी समझ नहीं आया मेरे को। अभी मेरा इस सेमेस्टर कोर्स भी है, अभी भी गाड़ी को समझ में नहीं आ रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये होता है कुछ टॉपिक्स की कभी भी समझ नहीं आते, मतलब ऐसा लगता है कि एक वॉल है, वो टॉपिक उस वॉल को कभी पार करके कभी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, होता है कुछ टॉपिक्स। तो उस पे ये करना चाहिए
कि जो टॉपिक नहीं अच्छा लग रहा उसको पूरा नहीं छोड़ना है, इतना बनना चाहिए कि अगर उस टॉपिक का थोड़ा सा यूज आपके किसी स्ट्रॉन्ग चैप्टर के क्वेश्चन में आ गया, उतना हाँ। आपको बन जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एनसीईआरटी लेवल, जेईई मेंस लेवल, इतना तो आना ही चाहिए हर टॉपिक। भले ही हाँ। आपको एडवांस नहीं आती हो, लेकिन बेयर मिनिमम एक होता है कि अब मान लो किसी को कोई टॉपिक पसंद नहीं है, जैसे मान लो पीएनसी पसंद नहीं है किसी को, हाँ। पसंद होती है पीएनसी लेकिन किसी को नहीं हाँ। पसंद है, और उसको हाँ। कैलकुलस बहुत पसंद है। तो हाँ। अब ऐसा हो भी सकता है कि कुछ क्वेश्चन उनका मिला के आ जाए, है ना। हाँ। अब और किसी एडवांस को में तो कैलकुलस हाइब्रिड क्वेश्चन ही आते हैं। किसी को कैलकुलस बहुत अच्छा लगता है और उसने पीएनसी हाँ। बिल्कुल छोड़ रखा, तो हाँ। अगर कैलकुलस का कोई पैराग्राफ आ गया 3-4 क्वेश्चन का जो हाँ। कठिन था काफी, और उस बच्चे में कैलकुलस था कि वो ये कर सकता है, बस उसने हाँ। पीएनसी पूरा छोड़ रखा था, जो थोड़ा सा यूज था पीएनसी का, हाँ। उसमें वो गलत कर, उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ना सही। नहीं है। हाँ। एडवांस के लिए तो बिल्कुल भी, मतलब कोई टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए हाँ। जो टॉपिक नहीं पसंद है, कि नहीं आ रहा समझ में, बहुत बार ट्राई कर लिया, उस पे हाँ। बेसिक बेसिक आना चाहिए कि मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, किसी और चैप्टर में इसका यूज आया तो मेरे से बन जाएगा, इतना तो सब टॉपिक्स करने ही चाहिए। और अपर सही। लिमिट कोई नहीं है, लोअर लिमिट हाँ। ये है, इतना हो जाना चाहिए। बहुत सही। बढ़िया। हाँ, तो अब बेसिकली मतलब प्रिपरेशन फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 11th का एंड आ चुका है, और 11th का कोर्स अराउंड जनवरी फेब स्टार्टिंग तक खत्म हो जाता है, गेस्ट राइट, है ना। फिर उसके बाद हाँ अब 12 स्टार्ट होने में अप्रैल से 12 स्टार्ट होने वाली है, तो जो 1-1.5 महीने का वो वाला पोर्शन है, उसमें पूरी जो पढ़ाई करी है उसको कैसे रिवाइज करना है और उसको कंसोलिडेट कैसे करना है उस फेज में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो रहता है ना सबकॉन्शियस माइंड में कि मतलब 12th के साथ फिर बैकलॉग क्रिएट होते जाता है, तो वो 12th में भी यही रहता है कि मेरा 11th का बचा है, 11th का बचा है, तो उस 1.5 महीने को मेरे हिसाब से बहुत सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए। हाँ, तो मुझे भी यही लगता है और सबको यही लगता है, लेकिन जब वो 1.5 महीना आता है हाँ। तो किसी का पढ़ने का मन नहीं करता है। मतलब मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है उसमें। उसमें दिक्कत यही होती है कि आप 1 साल बाद घर आए हो, है ना, हाँ। तब हाँ। पढ़ने का मन नहीं करता। मतलब सब लोग ये सोचते हैं, सब लोग, कि दिवाली में 1 हफ्ते घर जाएंगे, उस पे भी करेंगे, अभी 2 महीने जाएंगे उस पे पूरा 11th फिर से रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब कुछ लोग कर लेते हैं, सबसे नहीं होता, मेरे से तो नहीं हुआ था। लेकिन जो सबसे मेन चीज है जो मेरे को लगती है जो करनी चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मेरा एनएलएम वीक था काफी, मैंने वो कवर करा उसमें कि जो टॉपिक आपका वीक है वो कवर कर लेना चाहिए। जैसे हमें मेन तो मैथ्स में पढ़ाया था और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ाया हमें 11th में, कोटा में। फिजिकल केमिस्ट्री होती है 11th में बेसिकली, केमिस्ट्री में तो। हाँ, और वो भी काफी कम, मतलब आइडियल गैस ही 1-2 ही चैप्टर होते हैं, आइडियल गैस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें कुछ खास होता नहीं है पढ़ने का। और जैसे थर्मोडायनेमिक्स उधर पढ़ाते हैं कि नहीं उस टाइम? हमें आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह कवर नहीं करा, तो ज्यादा कुछ था नहीं केमिस्ट्री में। तो मेन फोकस अच्छा। मेरा मैथ्स और फिजिक्स पे ही था। तो फिजिक्स में जैसे मेरा मैकेनिक्स थोड़ा वीक था, मैंने बताया, मैंने उस पर फोकस करा। फिर हाँ। मैथ्स में थोड़ा फंक्शंस पढ़ा देते हैं 11th में ही उधर। तो जो भी, हाँ। मतलब मेन इसमें टेक अवे यही है कि जो भी आपका वीक रह गया, अगर आप पूरा पढ़ सकते हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ। वो ज्यादा नहीं होता है। तो आपका जो भी टॉपिक वीक है, जो आपको लगे हाँ। कि मैं 12th स्टार्ट करूंगा उसमें दिक्कत हो सकती है मेरे को, उसको एटलीस्ट अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, कि आप 12th में जाओ तो आपका 11th का एटलीस्ट कुछ बैकअप नहीं हो, बैकलॉग नहीं हो, कि आप अच्छे से कर लो जो भी ठीक है। टॉपिक है। ओके। ठीक। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है 12th। 1 साल बचा है जेई एडवांस के लिए, और यहाँ से डर लगना, मतलब मेन पॉइंट तो यही आता है कि यार अब बहुत ज्यादा और करना पड़ेगा, क्योंकि अब 1 साल ही बचा है ना। तो 12th की अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो सबसे पहले तो बुक्स की बात करते हैं अपन। तो 12th में कोई स्पेसिफिक बुक का एडिशन हुआ क्या? 12th का सिनेरियो मेरे को समझा एक बार। 12th में जैसे बेसिकली तो जो एच सी वर्मा है वो तो पूरा यूनिवर्सल है, हमेशा ही करते हाँ। हैं। फिर ठीक। कैलकुलस का पार्ट काफी ज्यादा है, हाँ। तो उस पे लोग ऐसे थॉमस कैलकुलस वगैरह सॉल्व करते हैं।
और मतलब जैसे हमको तो क्लास में ही सब पढ़ाते थे, तो हमारा नहीं, लेकिन जो लोग मतलब कुछ लोग के टीचर्स बोलते हैं थॉमस कैलकुलस करने को, और वो मतलब काफी अच्छी है जेई के हिसाब से देखा जाए तो ठीक। वो करने का काफी फायदा होता है, लोग बोलते हैं, मतलब मैंने सुना है लोगों से, मैंने खुद तो नहीं करी वो, लेकिन हाँ बेसिक ये है कि मैथ्स में थॉमस कैलकुलस का काफी पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पे थॉमस कैलकुलस लोग करते हैं। हाँ फिर केमिस्ट्री का एक बहुत इशू होता है कि कैसे पढ़े, तो मेरे को तो ये लगता है कि जितना जो मेन जो केमिस्ट्री लगती है लोगों को, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट ही है उसका, जो याद करने का काफी होता है। उसके लिए हाँ मैंने कभी भी एनसीईआरटी से कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी मैंने सीरियसली। बहुत बार एनसीईआरटी मैंने कम से कम 10 बार पढ़ी होगी, लेकिन हाँ उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कवर करा। थोड़ा बहुत नोट्स में जो लिखाया था, जैसे एमओटी एनसीईआरटी में काफी कम दे रखा है, तो एमओटी हाँ थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, उससे बॉन्डिंग में थोड़ा पार्ट होता है। हाँ लेकिन जो ब्लॉक्स वाला पार्ट है कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, वो फिर जो मेन रिएक्शंस होती है, मेटलर्जी हो गया, ये सब का पार्ट एनसीईआरटी से ही कवर करना चाहिए। उसके एनसीईआरटी के अलावा मतलब सिर्फ वही होता है कि जो एक क्वेश्चन आता है ना, जो बिल्कुल डिसाइडिंग होता है हाँ में, वो बस होता है, उसके लिए लोग उसके एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, मतलब जो भी जेडीली वगैरह लोग पढ़ते हैं। हाँ फिर एक सॉल्ट एनालिसिस की बुक होती है, मैं तो नाम ही भूल गया, हुई हुई नाम है शायद उस बुक का, हाँ तो वो पढ़ते हैं जो लोग, तो वो बस उस एक क्वेश्चन के लिए ही पढ़ते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में उतनी जरूरत है कि वो जो चीज आप मिस कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब बैलेंस नहीं होता कि एक क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना। अगर पढ़ने का शौक सही है है। फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर शौक नहीं है पढ़ने का, तो टाइम फिर भी तो वो मैनेज करना है, बहुत सारी चीजें है ना। उसका। और इसमें जैसे एक पॉइंट की मतलब ये अभी अपन मेन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं राइट, एनसीईआरटी का केमिस्ट्री में। मेंस और एडवांस्ड, एडवांस में भी आप पिछले साल का पेपर देख लो जो मेरा था 2018 का, एक या दो हाँ क्वेश्चन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा जो एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ अब एनसीईआरटी क्या है क्या नहीं, वो थोड़ा देखने के लिए ज्यादा वो होता है, क्योंकि एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, टॉपिक का नाम नहीं देखना है, एक एक हाँ लाइन, एक एक एक्शन उसको समझना है, सोचना है कि वो किस टॉपिक का हो सकता है। तो वो थोड़ा मतलब एनसीईआरटी काफी डेप्थ है, एनसीईआरटी में लोग को रियलाइज होता नहीं है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो वही कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है। तो मतलब तेरे मतलब जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो तू बोलेगा कि एनसीईआरटी से मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया, और उसके बाद फिर नोट्स हाँ, और क्वेश्चंस की बात की जाए केमिस्ट्री में तो सॉल्व करने केमिस्ट्री के लिए। में सॉल्व करने के लिए मतलब जो भी मटेरियल कर रहे हो, हम्म जो भी प्रीवियस पेपर्स है, वो सब मतलब वही जो होता है जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, वही क्वेश्चंस होते हैं वो, तो हाँ प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स, कुछ भी सब अच्छा ही होता है, वही सब करना चाहिए। ठीक है। अब और मैथ्स के भी डिस्कस कर लिया हमने, पीस। तो अब फिर उसके बाद 12th की प्रिपरेशन चल रही है। अब इधर मैं इस पॉइंट को लाता हूँ कि 1-2 महीने हो गए 12th की प्रिपरेशन में। ओके। और अब इस समय ध्यान आता है कि यार 11th का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है ना। टेस्ट में भी हम्म क्वेश्चंस, टेस्ट में भी वो लोग कोशिश करते हैं कि पुराना थोड़े बहुत टॉपिक्स इंक्लूड करते जाए साथ में। तो हम्म वो कैसे कवर अप, मतलब कैसे रिवाइज करना चाहिए 11th का 12th के साथ। उसका मतलब हमारे यहाँ कैसा होता था हम्म कोटा में कि एक एग्जाम, मतलब एग्जाम से 3 या 4 वीक्स पे होते थे, और हाँ उसमें एक मतलब हर चैप्टर का एक टॉपिक हो गया यार रिलेटेड टाइप पे, जैसे एक बार में आ गया एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी एक साथ आ गया, फिर सेंटर ऑफ मास एक बार आ गया, रोटेशन एक बार आ गया, एक एक हाँ एक चैप्टर ही आता है। उसके लिए अगर हाँ 1 महीना है, तो उसका पूरा मतलब जितना 11th में पढ़ा था उतना हम्म पूरा भी बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है, क्योंकि थ्योरी उतना नहीं पढ़ना होता, क्योंकि सब पहली बार नहीं पढ़ रहे होते ना, तो एक बार हाँ नोट्स रिवाइज कर, पूरा जो भी मॉड्यूल है वो सब कर रहे हो, तो उतना काफी पॉसिबल होता है, मतलब मैंने कर रखा है वो 12th में, कि जितना भी मटेरियल है वो पूरा हो जाता है उस 1 महीने में, जितना भी टाइम मिल रहा है दिन में, आधा घंटा भी निकालेगा कोई, तो आराम से वो पूरा कर सकते हैं 11th का। और इसका हाँ फायदा ये होता है कि 11th में जो टॉपिक्स है वो ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं इन जनरल देखा जाए तो, बाकी हाँ ऐसे 12th में तो 11th में ऐसे सीक्वेंस जैसे हमें पढ़ाया था, शुरू में मैथ्स में बेसिक वगैरह हो गया, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
फिर थोड़ी ज्योमेट्री, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह, फिर उसके हाँ बाद फंक्शंस। तो कुछ फ्लो नहीं है इधर, सब अनरिलेटेड टॉपिक्स है। हाँ फिजिक्स होता है मोर और लेस की मैकेनिक्स एक साथ हो गया, फिर ऐसा, लेकिन हम्म, मैथ्स में बिल्कुल शफल्ड होता है। लेकिन वही हाँ 12th में देखो, तो आधा साल कैलकुलस पढ़ा, फिर थोड़ा हाँ 2-3 महीने ज्योमेट्री पढ़ा, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, ये सब। तो 12th में ज्यादा कनेक्टेड होते हैं टॉपिक्स। तो हाँ जब अपन सिलेबस खत्म होता है 12th के बाद, तो फिर हाँ अगर 11th का पूरा पोर्शन बचा हो तो काफी लोड हो जाता है उसमें। तो हमने तो मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम्म, 12th खत्म होने से पहले 11th आप हम्म, पूरा रिवाइज कर चुके हो। ये बेस्ट हाँ चीज है करने के लिए, जिससे उतना हाँ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब 3 महीने है, किसी को भी डर लग जाएगा अगर 2 साल का कवर करना हो। लेकिन हाँ आपने 1 साल का कवर कर रखा है, तो हाँ काफी फायदा होता है उसका। तो मेरे हिसाब से तो रिवीजन जो है मैक्सिमम जब 12th चल रही है, 11th का तभी कर लेना चाहिए। ठीक है। अगर टेस्ट की बात की जाए तो वही जो एलन में टेस्ट होते थे वही करता था, या उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा? नहीं, उसके अलावा कुछ टाइम नहीं रहता है और उतना सफिशिएंट होता है, मतलब 1 महीने में एक टेस्ट। और फिर हम्म, बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ जाती है। फिर जब हाँ हाँ मेंस के हाँ पहले वीक में एक हो गया था, फिर जब हाँ पूरा ही सिलेबस एडवांस है तो एक वीक में 2-3 टेस्ट जितने भी हुए हैं, तो उसके हम्म अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म तो मतलब वही प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए कि इतना प्रैक्टिस तो करना चाहिए, चाहे सोर्स कोई भी हो। पेपर्स प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाता। ठीक है। तो और अगर शेड्यूल की बात की जाए तो यही कि आधा एक घंटा सेपरेट करके 11th के काम को दे दो, और बाकी फिर जैसा 12th का रेगुलर चल रहा है वैसे चलने दो, है हाँ, ना? 11th का मतलब करते रहना चाहिए, पूरा छूटना नहीं चाहिए, है ना? तो वो इम्पोर्टेंट हो अच्छा। जाता है, 11th साथ साथ में कवर कर। अब इधर मेरे को एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि काफी जने ऐसे होते हैं दैट आर नॉट एबल टू अफोर्ड कोचिंग। ओके, तो उनके लिए आज की तारीख में तो ये है कि मतलब यूट्यूब पे और ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, कि वो पहले नहीं हुआ करता था। ये अभी 1-1.5 साल से ही ट्रेंड आया है बहुत ज्यादा ऑनलाइन मटेरियल का। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक कोचिंग इज अ मस्ट टू क्रैक जेई? एंड नहीं, मतलब हाउ डू यू थिंक दैट कोचिंग हेल्प्स एस्पिरेंट्स टू प्रिपेयर दीज एग्जाम्स? मुझे ये लगता है कोचिंग का सिर्फ एक ही फायदा होता है कि आप फोकस्ड रहते हो उधर, है ना? हाँ अब कोई, जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये केस होता है कि वो उतने फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। जैसे 11th 12th में होता है कि बड़े हो रहे हैं, घूमते रहते हैं लोग, हाँ है ना? हाँ उस हाँ चीज में ज्यादा दिमाग चले जाता है, तो मतलब फोकस्ड रहना है। कोचिंग में हाँ क्या होता है कि आप अगर एक जगह चले गए, हम्म अब उधर सब ज्यादातर लोग पढ़ने वाले ही हैं, तो फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल जाता है, तो सब फोकस्ड होके एक साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन हाँ स्कूल में कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है ना? हाँ तो पढ़ाई कोई बच्चा कहीं से भी कर सकता है, बस हाँ फोकस्ड रहना चाहिए, फोकस्ड होकर पढ़ना चाहिए। को सोर्स हम्म कोई भी हो सकता है, क्योंकि बेसिकली सब फॉलो तो वही कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और हाँ सब आईआईटी जो भी पढ़ने का मटेरियल होता है, सारे आईआईटीज ने एनपीटेल करके एक चीज होती है, हाँ वो सारे आईआईटी निकाली है। हाँ मतलब वो मटेरियल फ्री है, पूरी जेई हाँ एडवांस कोचिंग है, उसमें आईआईटी के प्रोफेसर्स जो क्वेश्चन हाँ बनाते हैं वही हाँ पढ़ाते हैं उस पर। वो भी काफी हाँ अच्छा सोर्स है। बस कोचिंग का एक ही एडवांटेज है कि आप फोकस्ड रहते हो, और कुछ हम्म। भी एडवांटेज कोचिंग का, क्योंकि जो मटेरियल है वो हर जगह अवेलेबल। तो इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो टफ क्वेश्चन वाली साइकोलॉजी होती है उसको कैसे तूने टैकल किया, कि ये सोचा कि यार ये टफ क्वेश्चन है, ये नहीं हो रहा, जब क्वेश्चन नहीं होता है बेसिकली, तो तब तेरा क्या दिमाग में चलता था कि अब क्या करना चाहिए आगे? अब टफ क्वेश्चन अगर पेपर में नहीं हो रहा है वो बात अलग है, और घर पे नहीं हो रहा है वो बात अलग है। तो हम्म अगर पेपर में नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, सीधी सी बात है। पेपर में जो क्वेश्चन टफ लग रहा है और जो हाँ लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, उसको देखना ही नहीं है। जब हम्म सब हो जाए फिर आओ उस पे। और लेकिन हाँ अगर घर पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जैसे होमवर्क को हम मतलब 12th में जो हमारे टीचर थे उनने हाँ बहुत सही तरीका बताया होमवर्क करने का, कि हम्म मान लो कि तुमको 40 क्वेश्चन मिले, हाँ तो
पहले घड़ी लगा के करो कि हाँ हर क्वेश्चन पे 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। तो पहले भाई एक बार अटेम्प्ट कर लो, 2 घंटे में सब हो हाँ जाएगा। मान हाँ लो कि 6-7 क्वेश्चन नहीं हुए, हाँ फिर उन्हीं पे उनको दोबारा देखो, हाँ मतलब उसमें अच्छे से टाइम दो, जो क्योंकि इससे क्या होता है जल्दी हो जाते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन करने कोई बैठा, 40 क्वेश्चन है उसके पास, मान लो हाँ तीसरा क्वेश्चन कट, वो पहला फुल स्पीड में करेगा, दूसरा फुल स्पीड में करेगा, तीसरे हम्म, में सोचेगा, स्पीड धीमे हो जाएगी, फिर चौथा हाँ आसान भी होगा, फिर भी वो सोचेगा, उसमें टाइम वेस्ट वो करेगा, हाँ परफेक्ट सही है। काफी टाइम लग हाँ जाता है। तो 2 घंटे की चीज है वो 4 घंटे खींच देगा। तो उसमें टाइम बचाने का बिल्कुल वो सही है। जो हाँ पहले एक बार अटेम्प्ट करो जब, तो मतलब हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 2 मिनट में बनने चाहिए, कुछ 3 मिनट में, तो उस हिसाब से हर क्वेश्चन को एक टाइम फ्रेम दे दो, फिर करो। तो उससे स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जब 12th में काफी कुछ पढ़ना होता है, तो हम्म, स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है होमवर्क करने का। और हाँ मतलब टफ क्वेश्चंस होते हैं कुछ, जैसे जब एग्जाम होता है तो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, जैसे हमारा हम्म, संडे एग्जाम होता था, तो हाँ मंडे को जैसे मेरी शाम को क्लास है, तो मैं हाँ संडे की रात में तो थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट वगैरह वो सब हो गया, मंडे हम्म, उठते ही साथ जो 6-7 हाँ घंटे हैं, उसमें जो क्वेश्चन में से नहीं बना उसमें मैं पूरा 100% लगा देता हूँ, कि मतलब उस टाइम तक कि एक क्वेश्चन में आधे घंटे से सोच रहा हूँ मैं, हाँ उतना टाइम लगाया है। मतलब जो टफ क्वेश्चन है कि खुद से हो जाए तो खुशी होती है उसमें, ये हाँ फर्क नहीं पड़ता कि पेपर में बना कि नहीं बना, क्योंकि पेपर तो बहुत सारे देने हैं, लेकिन एक बार वो क्वेश्चन होता है तो खुशी होती है काफी। तो वो पेपर को एनालाइज करने में भी मतलब काफी टाइम लगाना चाहिए, उससे इम्प्रूवमेंट का वही सोर्स है, उसी से इम्प्रूवमेंट होगा। कि जो आपसे पेपर में नहीं बना, आप देखो, आपने जो क्वेश्चन पेपर में तुक्का मारा है, जो ऑप्शन नहीं समझ में आया, बहुत हाँ अच्छे से पेपर को एनालाइज करना चाहिए, तभी इम्प्रूवमेंट फिर मैक्सिमम होता है अगर ऐसे करो तो। परफेक्ट सही है एकदम। ओके तो अब पेपर वाली बात भी अपन ने कई सारी बातें करी, मैं उस पे एंड में एक और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ बात करना चाहूंगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अब 12th का एंड आ रहा है और बेसिकली 12th खत्म हो गई, क्योंकि 12th मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दी निकल जाती है ना। 11th में पाँच आपको छह जितना महीने में टाइम सब मिलता है, खत्म हो जाता है। हाँ तो 12th बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती है। तो एक तो ये पॉइंट कि जनवरी वाली मेंस, जैसे अपने टाइम से ये हो गया कि 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं और जनवरी और अप्रैल में, तो तू उसको कैसे देखता है कि जनवरी वाली को कैसे लेना चाहिए? क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि कम टाइम मिला, उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करें ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा भी है उसका कि अच्छी चली गई तो। अच्छा एक चीज में मुझे ये पूछनी है कि ये जो तेरी 78 रैंक थी, वो मेंस वाले परसेंटाइल से आए, जनवरी वाले परसेंटाइल से आए कि अप्रैल वाले से? अप्रैल वाले से आई थी मेरी। अ, मतलब उसमें बहुत साइकोलॉजिकल डिफरेंस था जनवरी और अप्रैल में। हाँ अब इस पे जो 2 अटेम्प्ट हैं उनमें मतलब हम 2 टाइप के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। एक जो हाँ कोचिंग से पढ़ रहा है, तो उसमें उसकी कोचिंग उसका पूरा सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक कर देगी, हो हाँ जाता है। हाँ तो वो बच्चों के लिए जनवरी का अटेम्प्ट मेन होना चाहिए, क्योंकि फिर उन बच्चों ने बोर्ड की अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होती है, तो बोर्ड हाँ में ध्यान वगैरह देना पड़ता है, और जनवरी से पहले फ्री हो जाओ तो सही रहता है। तो हाँ जो बच्चों का सिलेबस हो चुका है 2 महीने पहले कम से कम मेंस का, उनको तो पूरा का पूरा फोकस जनवरी मेंस पे रखना चाहिए। हम्म, और जो लोग जैसे ड्रॉपर्स है, तो ड्रॉपर्स की पढ़ाई जुलाई में स्टार्ट होती है, इस साल तो बहुत लेट स्टार्ट होगी, जिन हाँ लोगों ने मतलब कर कुछ लोगों ने तो हाँ उनको कम टाइम मिलता है, तो उनके लिए जनवरी का मेन बस ऐसा है कि जितना पढ़ा है, जितना हम्म, सिलेबस है, कि हाँ क्वालिफाई हो जाए, बस इतना हो जाए हाँ उनका, थोड़ा हाँ रिस्पेक्टेबल परसेंटाइल आ जाए कि क्वालिफाई हो गया, उतना हाँ मतलब। ये एक प्रैक्टिस की, देख लिया पेपर कंडक्ट कैसे होता है, मतलब पहली बार सबके लिए नया ही होता है ना, जो 12th में है जो वो दे रहा हाँ है, तो उसके लिए नया, उसने बस मतलब देख लिया पेपर का पैटर्न कैसा है, फील कैसा आता है पेपर देने में। और कुछ हम्म, बच्चों को पेपर, ऑनलाइन पेपर का भी उतना एक्सेस नहीं होता है, जैसे पिछले साल पहली बार सब ऑनलाइन हो रहा था, तो कई हाँ बच्चों को एक्सेस नहीं था, तो उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब ऐसा कि उनने अच्छे से देख लिया कैसा हो रहा है। तो जनवरी अटेम्प्ट जो बच्चे कोचिंग वगैरह से नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनने बस क्वालिफाई कर लिया, उससे मतलब हाँ उनको साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है कि हाँ हमारा सिलेबस भी नहीं हुआ था, उन्हें क्वालिफाई कर लिया, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है। और जो बच्चे मतलब
जिनका सिलेबस हो चुका होता है जनवरी में, उनको बोर्ड हाँ वगैरह का पढ़ना होता है। तो अगर मेंस अच्छे से पहले हो जाए तो हाँ अच्छा रहता है। और मेरे केस में ऐसा था कि मेरा जनवरी मेंस अच्छा ही था, मतलब उसके हिसाब से मेरी कुछ 500 600 कुछ रैंक आती, ठीक परसेंटाइल है। जैसा आया था। लेकिन फिर मतलब बोर्ड्स वगैरह थे, तो एक बार मतलब अच्छा हो जाता है तो कुछ साइकोलॉजिकल कुछ वो नहीं होता है, डर नहीं लगता कि अब हाँ बिगड़ गया तो क्या, क्योंकि एक मतलब कॉलेज तो फिक्स हो गया ना कि चलो सब बिगड़ गया, एडवांस भी बिगड़ गया, कुछ भी नहीं हुआ, तब भी एक ढंग हाँ का कॉलेज मिल जाएगा। वो एक फीलिंग हाँ सबको होती है, चाहे कोई बहुत मीडियोकर बच्चा भी हो, कोई टॉपर बच्चा भी हो, वो सबके हाँ साथ सेम होता है। तो अब अगर हाँ एक बार वो हो गया कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो जैसे मैंने फिर उतनी पढ़ाई नहीं करी फेब में, क्योंकि बोर्ड हम्म, वगैरह थे, तो बोर्ड का पीसीएम तो कर ही रखा था, बाकी हाँ इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन था, तो कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था। और हाँ बोर्ड का पढ़ने में मतलब बहुत दिमाग खराब होता था मेरा, तो कि क्यों पढ़ रहा हूँ इंग्लिश वगैरह, क्या फायदा है, तो हाँ उतना पढ़ भी नहीं पाता था। तो उस टाइम मतलब मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी, और बोर्ड्स मेरे खत्म हुए उसके एक वीक बाद मेंस था, उसमें भी ज्यादा कुछ, अब मेरा मेंस का रिजल्ट इतना अच्छा मेरे को लगता है इसी कारण से आया, कुछ हाँ साइकोलॉजिकल वो नहीं था, मैं तो ऐसे गया था, हमारे सर ने क्या बोला, सबका क्वालिफाई हो गया था ज्यादातर लोगों का, तो हमारे हाँ सर ने बोला कि ब्रेक ले लो, कि तुम्हारा हाँ आखिरी ब्रेक, जाओ 2 दिन जो हाँ सेंटर की सिटी है, पेपर के हाँ एक दिन पहले घूमो, पेपर के दिन हाँ सीरियसली पेपर, पेपर के एक दिन बाद घूमो, हाँ फिर ये आखिरी ब्रेक है तुम लोग का, इसके बाद तुमको 2 महीने बिल्कुल नॉन स्टॉप मेहनत करनी है। तो हमने तो यही सोचा कि हमारा ब्रेक है, तो हम हाँ पूरे अच्छे से गए, चैन से, कोई चिंता थी नहीं दिमाग में, पेपर लिखा, बहुत अच्छा हम्म, चला गया, कुछ दिक्कत ही नहीं है। जितना मतलब मेरे को प्रेशर एलन का पेपर देते टाइम होता था, उससे भी कम मेरे को जेई मेंस देते टाइम हो रहा था, तो अप्रैल उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, उससे साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो हम्म, वही है कि अगर जनवरी का एक बार अच्छा चल जाए, जो स्कूल के ही बच्चे अगर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो जो साइकोलॉजिकल वो होता है ना, वो काफी अच्छा होता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा जा रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो हाँ जनवरी में ये ट्राई करना चाहिए कि मतलब मिनिमम क्वालिफाई तो हो ही जाए, कि ठीक है। एक हाँ कॉलेज गारंटी, कोई दिक्कत नहीं हो। परफेक्ट। ओके, फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग मेंस और एडवांस के बीच में जो गैप बचा है, उस टाइम की सब रिजल्ट आ गया, सब कुछ बहुत बढ़िया, एकदम सेलिब्रेशन चल रहा है एलन में, और बहुत खुशियां ही खुशियां चारों तरफ। अब आते हैं कि उसके साथ जो दो अराउंड 1.5 मंथ्स का जो गैप है, उसमें कैसे प्रिपेयर किया, और अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको मेन से एडवांस की तरफ ओरिएंट कैसे किया उस टाइम पे। उस टाइम में मतलब क्रूशियल ये होता है कि जितना आपने 2 साल पढ़ा, हाँ वो पूरा मतलब ऐसा कि बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। कुछ हाँ भी आपने जो 2 साल पहले पढ़ा था, तुरंत आपका एप्लीकेशन आया, आपने तुरंत कर दिया, तो हाँ उसके लिए जितना भी अपन सितंबर से पढ़ रहे थे पिछले साल के, पूरा अपन ने जो भी 2 साल में पढ़ाया, जो अपन हाँ। ने अप्रैल मेंस के पहले रिवाइज करा, वो फिर हम्म, से करना है, फिर से। ठीक तो है। हाँ इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो अब आपको, आप 2 या कम से कम 2 बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो हाँ ये पता चल जाता है कि मेरे को क्या कुछ कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा अब। जैसे हाँ कुछ चैप्टर, जैसे स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर होता है, हाँ वो नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि अब y इक्वल टू mx प्लस c सबको याद हो चुका होता है। हाँ तो हाँ हाँ चीजें होती हैं कि जो नहीं देखनी पड़ती हैं, और कुछ चीजें आपको पता चल जाती है कि ये मेरे को हमेशा देखना पड़ता है। जैसे आखिरी हाँ दिन तक भी कुछ चीजें हैं जो मैं पेपर के 15 मिनट पहले भी देख के जाता हूँ, कुछ चीजें हम्म, ऐसी होती हैं, कभी भी पेपर हो हाँ वो चीज मैं देखूंगा, है हाँ ना। तो हाँ वो चीज बहुत बार पढ़नी पड़ती है उस टाइम, जो 2 1.5 महीना जो मिलता है, फिर हर हम्म, चैप्टर में जो रिवीजन कर रहे हैं, तो उस पे हाँ स्टार मार्क कर दो कि जो क्वेश्चन नहीं हुआ, या जो लगा कि हो सकता है मैं भूल जाऊं, या हो हाँ सकता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, जो काफी मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो उसमें जो क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं वो काफी ज्यादा हाँ जरूरी होते हैं, हाँ कि हमें पूरा रिवाइज करना है। 50 डेज है हर हम्म, टॉपिक में, मतलब ऐसा ब्रॉडली 25 चैप्टर्स होते हैं पीसीएम सब मिला के, तो एक दिन में मतलब 2 दिन में हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अब उतना टाइम नहीं हम्म, होता कि पूरा कर पाओ, हाँ मैक्सिमम इतना टाइम होता है कि नोट्स है, उसको एक बार गो थ्रू कर लिया, फिर शीट भी पूरी सॉल्व नहीं कर सकते उस टाइम, मतलब मैक्सिमम 20 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकता कोई भी, तो उस और टाइम जो पेपर अपन ने स्टार पेपर कर रखे हैं, फ्रीक्वेंसी पे दिया उस हाँ, टाइम।
उसमें हर हफ्ते में 2 पेपर तो हो ही जाते हैं कम से कम, मतलब 3-3 दिन के गैप में। और हाँ पेपर एनालाइज करने में भी काफी टाइम जाता है, जैसे मैंने बताया कि मंडे की सुबह से दोपहर तक मैं करता था, तो उसमें भी काफी टाइम जाता है। तो हाँ उतना पढ़ने का टाइम नहीं रहता है उस टाइम पे। तो जो बिल्कुल उसमें स्मार्ट रिवीजन बिल्कुल चाहिए, कि जो हाँ आपका है, कि जो आप भूल जाते हो, जो चीज आपको कठिन लगती है, वो सब जो स्टार कर रखा है, सिर्फ और हाँ सिर्फ वही पढ़ना है। तो हाँ उससे सम अप हो जाता है कि जो आपने 2 साल पढ़ा वो पूरा टिप्स पे आ जाता है। और हाँ आखिरी में ये होना चाहिए, जैसे हमें एक बुक ओके मिलती है, हम्म और जैसे मतलब सब लोग शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो हाँ जो मैथ थी उसमें था एक हैंडबुक करके होती है, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं। हमारे सर हाँ ने था रोज पूरी पढ़नी है वो 200 पेज की बुक में से फॉर्मूले हाँ लिखे होते हैं। तो उसमें हाँ वही होता है कि फॉर्मूले मेरे को हमेशा याद रहेंगे। जैसे मैं एपी का सम का फॉर्मूला कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी में, तो वो हाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ फॉर्मूले भूल जाते हैं। कोनिक्स में काफी फॉर्मूले होते हैं जो हाँ मैं एडवांस 10 मिनट बाद ही भूल चुका था। तो वो सब हाँ रोज पढ़ना होता है। अब जैसे नॉर्मल वगैरह की जो इक्वेशन होती है इतनी भयंकर है, अभी 20 बार देखूं तब भी याद नहीं हो। तो हाँ वो सब रोज रिवाइज करना पड़ता है। तो वही है कि फॉर्मूले सारे टिप्स पे होने चाहिए। अब लोगों को लगता है हम डिराइव कर लेंगे, वो सबसे हम्म बड़ा वहम होता है लोगों का। क्योंकि हाँ अगर आप डिराइव करोगे पेपर में तो सॉल्व कब करोगे क्वेश्चन को, है ना? हाँ तो है जो फॉर्मूला है वो टिप्स पे होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है उससे। सही है मतलब कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं डिराइव कर लूंगा, वो याद ही रहना चाहिए फॉर्मूले। एग्जैक्टली ओके और इसमें एक और पॉइंट की जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं जेईई एडवांस के उसका डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मतलब सेपरेटली सॉल्व किए वो उस टाइम पेपर्स हाँ मतलब वो पिछले मतलब 3-4 दिन पहले करे थे, कि एक बार अभी सब कुछ हो चुका है फाइनल, एक बार हाँ देख ले हम किधर स्टैंड करते हैं। तो हाँ उस टाइम सब लोग करते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर पूरे, मतलब क्वेश्चन तो सारे करे ही होते हैं 2 साल में कभी ना कभी, हाँ लेकिन उस टाइम पूरा पेपर 3 घंटे की सेटिंग में बैठ के वो हाँ मतलब उससे काफी फायदा होता है, पता चलता है कि क्या गड़बड़ हो रही है अब, वो हाँ मतलब तो उसका काफी इंपॉर्टेंस होता है आखिरी टाइम में पेपर करने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर ये आता है कि थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल वाला जो टॉपिक है कि कितने हम्म। परसेंट थ्योरी होना चाहिए कितना न्यूमेरिकल होना चाहिए और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए कि पहले कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए तो उस पे क्या टेक है तुम्हारा उसमें मेरा टेक ये है कि जब आप पढ़ रहे हो कोई टॉपिक, हाँ तो हम्म, कोई टॉपिक कभी भी स्टार्ट होता है तो कोई थ्योरम होती है, उसकी डेफिनेशन थ्योरी से स्टार्ट होता है कभी भी, फिर उसका हम्म, प्रूफ वगैरह है, जो भी जस्टिफिकेशन है उस चीज का, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ जब आप पढ़ रहे हो तब आप पूरा अच्छे से पढ़ो, कि ये हाँ थ्योरी आपको एक एक लाइन एक एक उसमें समझ में आना चाहिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। फिर हाँ उसके बाद क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट लगा के करना चाहिए। फिर हाँ धीरे धीरे क्या होता है, जब पूरी थ्योरी पूरी माइंड में सेटल हो जाती है, फिर हम उसका कोई फॉर्मूला याद रख लिया या कुछ हम्म, कर लिया, तो हाँ फिर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बाद में, मतलब जब पहली बार कर रहे हो तो पूरा थ्योरी अप्लाई करके कुछ डेरिवेशन है कोई छोटे से फॉर्मूला का, पूरा सॉल्व करो वैसा। और अब जब बाद में हो गया कि 1-2 महीने हो गए उसको पढ़े हुए, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले वगैरह। लेकिन हमेशा वो जो भी डेरिवेशन है, जो भी थ्योरी है, वो बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। कि अब एडवांस में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो थ्योरी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कि हाँ मान लो कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता, तो हाँ उसको कैसे करते, तो उधर जो अपने थ्योरी है वो काम आती है। तो वो हमेशा होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड, कि कभी भी काम आया एग्जैक्टली हमने उसको करके अप्लाई कर दिया। एग्जैक्टली ठीक है ओके तो बहुत सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी निखिल के साथ और एक बेसिकली जो पूरी जर्नी होती है वो देखी ओके इस इंटरव्यू में अब मैं जो मेन चीज पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यही सिमिलर काफी सारे बच्चे करेंगे राइट उनको भी मालूम है कि ये चीज पढ़नी है मे बी उतने विग्रसली पढ़ नहीं पाए लेकिन मोर और लेस काफी सारी चीज हो जाती है कवर मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो फाइनली तुमको स्कोर आएगा जो तुम्हारी फाइनल रैंक आएगी वो उस 3 घंटे मेंस के या 6 घंटे एडवांस के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है और उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी है किसी की वो किस फॉर्म में होती है तो इसमें मैं एक ओवरलुक लेना चाहूंगा मतलब इसमें एक डीप डाइव करेंगे कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए
कैसे करना चाहिए. ओके, तो ओवर टू यू निखिल, बताइए. तो पेपर सॉल्विंग करना मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक चीज है वो, उसको हाँ बहुत ध्यान से करना होता है. तो अब जैसे सब लोग 2 साल तो पढ़ ही चुके होते हैं, तो हाँ सब अलग अलग स्ट्रेटेजी वो कर ही चुके होते हैं ट्राई. जैसे एक कुछ कुछ मेरे को पता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आधे घंटे में केमिस्ट्री करते हैं, फिर मतलब टाइम डिवीजन मोर और लेस सबका ऐसा ही होता है, फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री हाँ 30-40 मिनट्स और बाकी टाइम मैथ्स. ऐसा बेसिक मतलब जितने मेरे दोस्त हैं और मतलब जितना मैंने सुना है सबका यही स्ट्रैटेजी होता है. फिर ऑर्डर में लोग कुछ लोग ये करते हैं कि पहले केमिस्ट्री करा, कि जिससे हाँ मतलब पूरे मतलब ऐसा लगे ना, थोड़ा अच्छा लगता है खुद से कि इतने परसेंट क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़ा अच्छा हो जाएगा पेपर. तो हाँ वैसा होता है केमिस्ट्री का कि पहले कर लेते हैं लोग. फिर कुछ लोग कुछ नहीं सोचते, क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करते हैं, है ना. तो ये सब अलग अलग होता है. तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि खुद से सब ट्राई करते रहना चाहिए. जैसे 11th पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही है इस पे, है ना. हाँ मैंने भी काफी ट्राई करी है, क्वेश्चन 1 करने से भी ट्राई करी है कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो, फिर कि पहले केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, ये भी ट्राई कर रखा है. हाँ फिर एक और मैंने ट्राई करा था, मेरे को मैथ्स काफी पसंद थी. जैसे किसी को फिजिक्स काफी पसंद होगी, तो वो जो पसंद हो या जो स्ट्रांग हो वो करो पहले. तो मैं हाँ पहले ऐसे 1.25 घंटे वगैरह मैथ्स करता था, फिर आधे पौन घंटे केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक था, तो मैं हाँ आखिरी में फिजिक्स की जो आसान आसान क्वेश्चन है उसमें हाँ वही ये आता है कि पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन टफ है कौन सा आसान है. उसके लिए भी हाँ काफी प्रैक्टिस होती है. कि अब हाँ मान लो कुछ कुछ पेपर्स में ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास फिजिक्स के लिए से 40 मिनट्स है, हम्म तो अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मान लो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत कठिन हो गया, तो हम्म अब अगर मैं उसमें अटका रह गया तो मैं तो गया. तो हम्म उसके लिए ये पता होना चाहिए कि छोड़ने का क्वेश्चन छोड़ना मतलब एक आर्ट होता है देखा जाए तो, है ना. हाँ कि कौन सा क्वेश्चन कठिन है, छोड़ दो, बिल्कुल करो ही ना मत. क्वेश्चन हाँ पढ़ के फील आ जानी चाहिए कि ये नहीं हो पाएगा, आगे हाँ बढ़ो. तो हाँ वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, उसको डेवलप करना चाहिए, हाँ है ना. फिर और वही है कि जो 2 साल हैं उस पे हर स्ट्रैटेजी जो भी दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसे ट्राई करके देखता हूँ, ऐसे ट्राई, सब ट्राई कर लो और हाँ देखो कि बेटर गया. और ऐसा नहीं कि एक बार बस ट्राई किया, मतलब 2-3 बार ट्राई करो ना. कभी कभी हो सकता है कि आपका मैथ स्ट्रांग हो, आपने मैथ से स्टार्ट किया लेकिन उस पेपर की मैथ्स बहुत कठिन आ गई, तो हाँ हो सकता है कि जो आपका स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया. तो हाँ सब हर टाइप की स्ट्रैटेजी ट्राई करना चाहिए. और 11th के एंड तक, 12th के मिड तक मतलब लोग सेटल हो जाते हैं, एक ही चीज करने लगते हैं, तो उसी के साथ हाँ कंटिन्यू करना चाहिए पेपर में भी. तो बस ये है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी हम्म फिक्स स्ट्रैटेजी होती है, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 ठीक ठाक था, फिजिक्स है, हो गया, हाँ दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हाँ जैसे तैसे हो गया, चौथा नहीं हाँ हुआ, पांचवा नहीं हुआ. अब इधर आके लोग डर जाते हैं. वही वो ये तो कुछ पॉइंट को मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस जो होता है वो मैनेज कैसे कर रहा है कोई इंसान एग्जाम लिखते समय. तो वही चीज की एकदम ऐसे नर्वस हो जाता है और नर्व ब्रेकडाउन हो गया, 2 क्वेश्चन 3 हम्म क्वेश्चन नहीं बने लगातार. तो ये चीज डेफिनेटली एडवांस में भी तूने मुझे बताया था कि ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस में हुई थी. ऑलराइट, तो हम्म अब उस चीज से कैसे निकला जाए एग्जाम देते टाइम. उस चीज एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो हाँ मतलब बहुत सीरियस जगह पे हो आप, ठीक है, आप इधर गलती अब करना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना. हाँ तो अगर जैसे मैं क्या करता था मेंस के लिए, जैसे मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था मेंस में, तो मान लो कि 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए लगातार, तो हाँ मुझे लगता है कि कम से कम सेक्शन तो चेंज नहीं करना चाहिए. केमिस्ट्री कर रहे हो तो मैथ्स में मत घुस जाओ, केमिस्ट्री हाँ कर रहे हो तो ठीक है, आपसे 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 नहीं हुआ, तो मेरे को तो मतलब लगता था कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, तो फिर मैं 30 से स्टार्ट कर देता था, पीछे जाता था फिर, है ना. तो ओके ऐसा कर सकते हैं. लेकिन मेरे को ये लगता है कि सब्जेक्ट जो है चेंज करना वो बहुत नेगेटिव वे में भी जा सकता है. सब्जेक्ट कभी नहीं चेंज करना चाहिए कि केमिस्ट्री नहीं हुआ तो चलो मैथ स्टार्ट करते हैं, ऐसा मतलब मैं सजेस्ट करूंगा नहीं करना चाहिए. क्योंकि इससे फिर मान लो मैथ्स के 2 क्वेश्चन कठिन है, फिर तुम फिजिक्स में हाँ जाओगे, इसमें 3-4 कर लिए, 2 कठिन है, तो मतलब पूरे पेपर में तुम नेविगेट करते रह जाओगे. तो हाँ ये नहीं करना चाहिए. 2-3 क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं, छोड़ दो, 1 2 हाँ 3 नहीं हुआ, 7 से चालू कर दो, 8 से चालू कर दो, है ना. ऐसे तो
लेकिन कम से कम सब्जेक्ट नहीं चेंज करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और मेरे साथ हुआ था ऐसा, मैंने एडवांस में, जैसे मैं हमेशा एडवांस के बारे में जनरली मैं यही फॉलो करता था कि पहले मैथ्स करो, फिर केमिस्ट्री, हाँ फिर जो टाइम बचा फिजिक्स के आसान आसान। लेकिन एडवांस के दिन पता नहीं मैंने क्या सोचा, पहले हाँ सोचा फिजिक्स आज, तो ओके उधर ही से चालू हो गई थी बर्बादी। लेकिन जैसे जैसे संभल गया, और होता है ऐसे फिजिक्स में, कुछ कुछ क्वेश्चन कठिन थे, लेंदी जा रहे थे, तो हाँ वो होता है सबके साथ। तो उस टाइम में मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 2 साल पढ़ के आए, आपके साथ बुरा नहीं होगा, जो हाँ मेहनत करी है वो नहीं जाएगी। तो हाँ वो रहना चाहिए एक भरोसा। और हाँ फिर मतलब स्टार्ट करो, है ना। 3 क्वेश्चन नहीं बने, होप करो चौथा बन जाएगा, है ना। यही कर सकते हो उधर। अब पेपर में बैठे बैठे ये तो नहीं है, और जैसे आप घर पे पेपर कर रहे हो, 3 क्वेश्चन नहीं हुए, मैं तो पेपर बंद कर देता था, भाड़ में जाए, नहीं करना अभी। कभी कभी होता है, हाँ सब करते हैं कभी कभी, हाँ हाँ कि हाँ होमवर्क करने बैठे, 4 क्वेश्चन नहीं बने, सोचा इसको आखिरी में करेंगे। लेकिन हाँ रियल एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको करना ही है। तो हाँ थोड़ा विल पावर भी होना चाहिए कि 3 4 नहीं बने तो चौथे को फुल उससे ट्राई करो। क्योंकि मान लो आपसे 3 क्वेश्चन नहीं हुए ना, तो चौथा हाँ अगर काफी आसान भी होगा, फिर भी बहुत मुश्किल से ही होगा आपसे। मान लो हाँ चौथा काफी आसान था, आप अपने एवरेज डे पे भी उसको 30 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आपसे हाँ पिछले हाँ 3 क्वेश्चन नहीं हुए हैं ना, तो वो क्वेश्चन भी हाँ आपके 5 मिनट ले लेगा, मतलब काफी ज्यादा टेंशन होती है, मतलब। तो उसको मैनेज करते आना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत ज्यादा पेपर की। तो ये सब मतलब प्रैक्टिस से ही आता है, जितने ज्यादा पेपर करोगे उतना अच्छा है इसके लिए। तो और जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी है 2 साल, वही एडवांस के दिन भी करो, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा मेरे एक्सपीरियंस से। ठीक है ओके। तो ये हो गई पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी की बात, और आई गेस सब कुछ कवर कर लिया अब हमने इसमें, राइट? हम्म। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वील हाँ ट्राई टू गेट बिल्कुल। बैक एट। और मैं निखिल का इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हाँ। बिल्कुल जाके परेशान करो, अपना ही दोस्त है बिल्कुल एकदम, है ना? और हम्म। कभी भी आप फ्रीली मैसेज कर सकते हो मेरे को, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ग्रेट। ऑल राइट, तो यार बहुत सारी चीजें हमने अब इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करी, और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, थॉट प्रोवोकिंग था ये, कि ये सारी चीजें किस तरह से बैलेंस की जानी चाहिए। और डेफिनेटली तुमको फायदा 100% होगा अगर ये तुम स्टेप्स फॉलो करते हो। ऑल राइट, और एंड करते हुए मैं फिर से बहुत थैंक्स बोलता हूँ निखिल, थैंक्स अलॉट भाई कि यू केम टू आवर चैनल और पूरी जनता को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तेरे से ज्यादा ओके, अच्छा तो मुझे लगा, मतलब इस वीडियो का पार्ट बन के, कि सबको मैं बता पाऊँ और एडवाइस दे सकूँ, और बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अलॉट मैन। और एंड करते हुए एक दो चीज आगे की बस मैं यही पूछूंगा कि आगे क्या प्लान है, क्या सोचा है आगे करने का? आगे का अभी सेकेंड ईयर में को तो ज्यादा कुछ डिसाइड नहीं है, हम्म, लेकिन वही अभी तो जनरल एकेडमिक्स ही चल रही है, हाँ। वही उसी के साथ चल रहा हूँ। और देखते हैं, अगर हायर स्टडीज का मन बने तो करेंगे। अदरवाइज प्लेसमेंट तो डेफिनेटली, अब मैं बस यही बोलूंगा कि अगर तुम प्लेसमेंट भी लेने जाओ तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल बढ़िया बढ़िया कंपनी में हो जाए जल्दी, और उसी का भी इंटरव्यू हम अपने चैनल पर करेंगे, राइट? हाँ भाई, और तेरा भी लेंगे उसके लिए तो। अरे थैंक यू। तो एक बार फिर से उसके थ्रू निखिल को अपने चैनल का पार्ट बनाएंगे, और थैंक्स अलॉट यार। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। ऑल राइट, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेम्पो हाई रखना है, खुश होकर पढ़ना है और मचा देना है। थैंक यू। जय हिंद।